वाइज। चलिए लास्ट पार्ट है हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दोस्त, स्टार्ट करते हैं। और ये पार्ट है हमारा लास्ट और इसमें हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें मेन बता देता हूँ। एएमयू बीटेक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की डेट में मुझे आइडिया नहीं है 10 जून को एएमयू इस चैप्टर में से 4 सवाल पूछ ले, 5 सवाल पूछ ले, 6 सवाल पूछ ले। कोई साल तो ऐसी आई है जो अकेले इसी चैप्टर से 6 सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 17 नंबर की इनऑर्गेनिक में 6 सवाल अकेला यही चैप्टर लेके बैठा हुआ था उस मतलब। और 2 से 3 सवाल तो आपके कंफर्म है कि आने ही आने हैं। तो इसका एक एक आर्टिकल बड़ा अच्छे से पढ़ते हैं हम सब लोग, क्विक रिवीजन करेंगे, सारे टॉपिकों पर हमारा फोकस रहेगा भाई, कब कौन सा टॉपिक हमको कहाँ पर पढ़ना है। ठीक, मेजरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपको कॉम्प्लेक्स देके पूछा जाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, इसकी ज्योमेट्री बताओ और इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ये 3 वैरायटी का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मूवमेंट का ऑर्डर बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट किससे ज़्यादा होगा। सबसे लास्ट वाले पार्ट में जब हम लोग, और एक क्वेश्चन आता है आपका CFT का लास्ट वाले पार्ट में। स्टार्टिंग वाले पोर्शन से सवाल थोड़े कम आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आते हैं। आपको बस इतना काम करना है कि इसके स्टार्टिंग वाले चैप्टर में लीगेंट को अच्छे से पढ़ लेना है। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको प्रॉपर पूरा समझ में आएगा अगर आपको पूरा लीगेंट समझ में आएगा। आपको IUPAC भी समझ में आएगा, आइसोमेरिज्म भी समझ में आएगा, और तीसरा आर्टिकल है इसके अंदर बॉन्डिंग वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आएगा। तो 3 ही आर्टिकल है, IUPAC, आइसोमेरिज्म और हमारा क्या, बॉन्डिंग, जो हम लोगों को क्या करना है आज डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो चैप्टर स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले तो छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो से कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। तो इसके लिए मैं तुमको थोड़ा सा स्लाइड का यूज करूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर पाऊँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। गौर से देखना, एक नॉर्मल कंपाउंड में और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है। अगर मैंने एक नॉर्मल कंपाउंड लिया NaCl और मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया K4FeCN6, तो आप लोग गौर से सुनना, जब इस नॉर्मल कंपाउंड को मैं वाटर के अंदर डालूंगा तो दोबारा से टूट जाएगा जिन आयन से मिलकर ये बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नॉर्मल कंपाउंड को अगर मैं वाटर में डालूंगा तो उन सारे के सारे आयन्स में बेटा टूट जाएगा जिन आयन से मिलकर ये बना है। पर अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को उठा के वाटर के अंदर डालूंगा तो ये टूटेगा 4K+ में, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स कभी टूटता ही नहीं है दोस्त, ये टूटता नहीं है। तो कभी एक्चुअल में ये किस किस से मिलके बना था, Fe से मिलके बना था, K+ से मिलके बना था, Fe2+ से मिलके बना था, Cn- से मिलके बना था। जब मैंने इसकी टेस्टिंग करी तो मुझे केवल K+ मिला, ना तो मुझे ये आयन मिला ना ये आयन मिला। बस यही स्पेशलिटी थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो अपने आयन की टेस्टिंग को क्या नहीं करते, वेरीफाई नहीं करते। बस खत्म, अपने आयन्स की टेस्टिंग को वेरीफाई नहीं करते। यही बात स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताई है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये वो है जिसमें प्रिपरेशन भी करते हैं और हम लोग प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं। बहुत गौर से सुनना, मैंने यहाँ पे यही वो चीज़ बताई है कि अगर मैं नॉर्मल कंपाउंड को वाटर के अंदर डालता K2SO4 को तो K+SO4 का टेस्ट पॉजिटिव मिलता, लेकिन वहीं पर अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डालता, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को डालता, तो उनका टेस्ट मुझको पॉजिटिव नहीं मिलता। बस खत्म, यही चीज़ था। अब गौर से सुनना, ये दुनिया भर की PhD, इसका कोई भी सेंस नहीं बनता। अब कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, गौर से सुनना, तुम यहीं से स्टार्ट करो सीधा। कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक मेरा एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, दूसरा होता है मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। गौर से देखना, डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो आयन की टेस्टिंग को क्या कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो अपने आयन्स की टेस्टिंग को वेरीफाई नहीं करते। एग्जाम्पल याद रखना, बस एग्जाम्पल थोड़ा सा दोस्त मेन है आपको, डबल सॉल्ट और इसके डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल में आप लोग किसको रखोगे, फिटकरी को रख लेना, K2SO4 Al2SO4 24H2O। ये किसका एग्जाम्पल है, डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये वो, अब गौर से सुनना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में मैंने क्या लिखा, सम आयन और केमिकल यूनिट लूज देयर आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एनालिटिकल टेस्ट। कि जब मैं आयन की टेस्टिंग करता हूं तो कुछ आयन्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पीछे दिखाया Fe2+Cn-, ये अपनी टेस्टिंग को वेरीफाई नहीं करते। तो वो कंपाउंड जो टेस्टिंग को वेरीफाई नहीं करते उनको हमने नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अब गौर से सुनना, अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने कुछ टर्म डिफाइन करी। इन चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कुछ टर्म डिफाइन करी कि भाई इस चैप्टर को हमको सीखना कैसे है। यहां तक की छोटी छोटी बात आप लोगों ने नोटिस कर ली। बोलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, जो आयन की टेस्टिंग को वेरीफाई नहीं करते, नॉर्मल कंपाउंड करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। ठीक, अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है दोस्त, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैंने कुछ टर्म पढ़ी कि भाई ये टर्म मेरी थ्रू आउट द चैप्टर क्या करने वाली हैं,
काम करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक टर्म थी लिगेंड। इस चैप्टर के अंदर क्या नाम होता है, एक नाम होता है लिगेंड। लिगेंड केमिस्ट्री का वो एलिमेंट है या वो कलेक्शन ऑफ एटम है जिसके पास में लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, बस खत्म। क्या है मेरा, ये मेरा वो है जिसके पास में मेरा लोन पेयर है दोस्त, क्या करने के लिए, डोनेट करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है, बस लिगेंड वही है जिसके पास में लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। तो लोन पेयर है तो जनरली लोन पेयर भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज यूनिट होते हैं, ये ज्यादातर क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज यूनिट होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बोलो। ठीक, एक एक करके आगे बढ़ते जाना। दूसरे नंबर पे आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरी टर्म क्या होती है मेरी, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, गौर से सुनना। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक लीगेंट इंडिविजुअल लीगेंट सेंट्रल मेटल को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अब पूरे कॉम्प्लेक्स में ऐसे कितने लीगेंट हैं जो डोनेट कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट मैंने इसी को उठा लिया K4FeCN6, बहुत गौर से सुनना दोस्त, CN6। अब आप लोग गौर से देखो CN कैसा है, मोनोडेंटेड लीगेंट है। अब मोनोडेंटेड का मतलब क्या है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब एक लीगेंट एक लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। एक लीगेंट बेटा क्या काम करता है, एक लोन पेयर डोनेट करता है। मेरे पास में टोटल कितने लीगेंट हैं, 6। तो 6 लीगेंट मिलके इसे कितना डोनेट करेंगे, 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो जितने नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट करते हैं वही उसका बेटा क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई। जितने नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल मेटल के पास में आते हैं थ्रू लीगेंट, और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स को मैंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया दोस्त, जल्दी से बताओ, क्या नाम दे दिया मैंने, मैंने उनको नाम दे दिया कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब मैंने एक इसमें एक एग्जांपल लिखा EN आगे चल के हम पढ़ेंगे क्या है, एथाइलिन डाइमीन एक बाइडेंटेड लिगेंट है। मतलब एक ही लिगेंट दो दो डोनेट करता है। एक ही लिगेंट दोस्त क्या काम करता है, एक ही लिगेंट आपके दो दो डोनेट करता है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, बोलो। एक मिनट रुकना मुझे, चलो। एक लीगेंट मेरा दो दो डोनेट करता है, तो दो लीगेंट मिले मिलके कितने करेंगे, 4 डोनेट करेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे बढ़ते हैं। तीसरी डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो अंदर लिखे हुए हैं ये है मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो बाहर लिखे हैं उनको मैं क्या नाम देता हूं दोस्त, आयोनाइजेशन स्फीयर। खत्म। जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको मैं क्या नाम देता हूं, इस स्क्वायर ब्रैकेट का क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उनको मैं क्या क्या नाम देता हूं, आयोनाइजेशन स्फीयर। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है, छोटी छोटी बात। आगे बढ़ते हैं, इवन वेसिट नंबर। इवन वेसिट नंबर क्या होता है, जितना मेरा, गौर से देखना, इवन बेसिड नंबर क्या है एक्चुअल में, जितना मेरा गौर से रुकना, ये कुछ गधे बच्चे हैं कॉल पे कॉल करते जाएंगे। आ जाओ। इवन बेसिड नंबर है, इट इज अ चार्ज प्रेजेंट ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कि जितना मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आता है वही मेरा क्या हो जाता है, इवन बेसिड नंबर। फिर अगेन गौर से मेरी बात देखना, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना आया बेटा, 4 माइनस, तो ये मेरा क्या हो गया, इवन बेसिड नंबर। खत्म। छोटी छोटी टर्म है केवल, तोड़ोगे कॉम्प्लेक्स को जितना चार्ज आएगा इवन बेसिड नंबर। उसके बाद में बस 2 डेफिनेशन हो रहा है, प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी। सेंट्रल मेटल के ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल के ऊपर जितना चार्ज होता है उसको, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी बैलेंसी। और सेकेंडरी बैलेंसी तो वही है जो हमारा था कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, लिगेंट कितने नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल मेटल को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो प्राइमरी बैलेंसी इज नथिंग बट चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, और सेकेंडरी बैलेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सीधा मुद्दा चलता है जिस पे पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। गौर से देखना दोस्त, पूरा चैप्टर किस पे डिपेंडेंट है, पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है दोस्त लिगेंट पे। ठीक, अब तुमको पढ़ना है डिटेल में दोस्त। सर आप कोर्स को चाहते तो 1 मंथ पहले भी खत्म कर सकते थे। अच्छा, और तुम चाहते तो तुम नहीं पढ़ पाते 1 मंथ पहले, ऐसी बात कर रहे हो? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है भाई। ठीक है, चलिए आओ।
अरे पहले पढ़ो तो सही सही से अच्छे से। ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है केवल किस पर, लिगेंड पर। तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ना। अभी अभी मैंने आपको बताया लिगेंड क्या है। लिगेंड मेरी वो चार्ज यूनिट है जिस पे लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, जिसके पास में क्या है दोस्त, लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड को अगर आप लोग पढ़ो तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड को 4 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर साइड, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमारा मेन है इस पूरे चैप्टर में पढ़ना। चार्ज के बेसिस पर लिगेंड 3 टाइप का होता है, एनायनिक, न्यूट्रल और कैटायनिक। हमारा मेनली कंसर्न है एनायनिक न्यूट्रल से, पॉजिटिव की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। डेंटिसिटी के बेसिस पर मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड होता है। एक्टिव डोनर साइड के बेसिस में या तो एम्बीडेंटेड होगा या फ्लेक्सीडेंटेड होगा। और बॉन्डिंग के बेसिस पर या तो नॉर्मल लिगेंड होगा या मेरा बैक बॉन्डिंग लिगेंड होगा। डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, आगे बढ़ो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, या जिसको हम लोग बोलते हैं एनायनिक लिगेंड। बहुत गौर से देखना, या तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड या बेटा मेरा क्या नाम रखूंगा मैं इसका, एनायनिक लिगेंड। ठीक है, देखना गौर से। चलो ये रहा। अब कुछ नहीं है, आप जैसे ही लिगेंड देख रहे हो आपको लिगेंड के नाम पता होना चाहिए। जैसे इस टाइप के लिगेंड के ऊपर या तो एक नेगेटिव होगा या एक से ज्यादा नेगेटिव होगा। दिस टाइप ऑफ लिगेंड कैरी 1 और मोर नेगेटिव चार्ज। इन द IUPAC नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ लिगेंड एंड विद सफिक्स ओ। कि इस टाइप के लिगेंड में अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो उसके नाम के बाद में केवल क्या लगा दो, ओ। देखना गौर से, जैसे F- Cl- Br-, तो फ्लोराइड इसका नाम है, क्लोराइड नाम है ब्रोमाइड। जब मैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करूंगा तो बेटा क्या लगा दूंगा एंड में, ओ। तो यही लिगेंड में मैं आपको IUPAC भी पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ कि भाई यही चीज IUPAC में यूज होगी। तो नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो। आयोडीन का आयोडिडो। अब मैंने इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज लिगेंड दे रखा है, उसका नाम है और उसका IUPAC नोमेनक्लेचर है कि बाद में क्या लगा दो, ओ। आपका काम है एक बार कैजुअली सारे को रीड करना। आपका काम क्या है, एक बार सारे लिख दिए, जितने भी इसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर थी मैंने इसके अंदर वो सारी लिख दी कि भाई इन सबको आप लोग एक बार कैजुअली देख लेना। बस एक बार कैजुअली देख लेना, मेरा काम केवल आपको क्विक रिवीजन कराना है। गौर से देखना, इसमें मेन क्या है, अगर कहीं पर लिखा है NO2 माइनस तो आप उसको लिखना नाइट्रो एन। IUPAC नोमेनक्लेचर है उसका नाइट्रो एन। और ONO माइनस है तो आप उसको लिखना नाइट्रो ओ। बस ये मेरी बात बहुत मेन याद रखना। जिस साल मैं AME BTech में बैठा था पेपर में 2020 में, IUPAC नोमेनक्लेचर में भाई साहब ONO लिख रखा था, ONO, और मैं कंफ्यूज हो गया, मैं लगाया है नाइट्रो एन, और जबकि मुझे लगाना था वहाँ पे नाइट्रो ओ। ये सवाल गलत हो गया था। तब से मैं हर बार बच्चे से कहता हूँ भाई इसको बहुत केयरफुली देखना। यहाँ तक की बात मेरी क्लियर है कि IUPAC नोमेनक्लेचर अगर मैं नेगेटिवली चार्ज एनाइन का करूंगा तो मुझे बाद में केवल क्या लगा देना, उसके नाम के बाद में ओ लगा देना है। क्या क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला आता है आपका न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड क्या, वो, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, वो केमिकल चार्ज स्पीसीज, वो केमिकल चार्ज स्पीसीज, ठीक है गौर से देखना, वो केमिकली चार्ज स्पीसीज भाई जिसका क्या है, बोलो, एक सेकंड रुकना। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग न्यूट्रल लिगेंड पे। न्यूट्रल लिगेंड क्या है, वो केमिकल चार्ज स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर तो है देने के लिए पर चार्ज कोई ना हो जिसके ऊपर। इसका कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल है H2O। इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर में इसका नाम लिखते हैं एक्वा। NH3 इसको लिखते हैं अमीन, और M क्या बनाते हैं, डबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमीन। CO को लिखते हैं कार्बोनिल, O2 को लिखते हैं डाई ऑक्सीजन। NO अगर न्यूट्रल लिगेंड में है तो लिखेंगे IUPAC में नाइट्रोसाइल। CS है तो थायोकार्बोनिल, और N2 है तो डाई नाइट्रोजन। साथ के साथ ये है आपका हाइड्राजीन, PH3 फॉस्फीन, और 3H हटा के 3 फिनाइल लगा दो तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, 3H हटा के 3 मिथाइल लगा दो तो ट्राई मिथाइल फॉस्फीन। आपके लिए मेन क्या है, एक तो भैया H2O, एक NH3, एक CO, बस ये 3 मेन है, सबसे ज़्यादा यूज होते हैं यही 3, ठीक है ना। तो वाटर का क्या नाम है IUPAC में, एक्वा। इस पे एक पिक्चर भी बनी हुई है हॉलीवुड में, एक्वामैन, जहाँ तक मुझे याद है, पानी वाली। NH3 का नाम क्या है, अमीन, और इसका नाम है कार्बोनिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये न्यूट्रल लिगेंड हो गया।
ये मैंने कैटानिक लिगेंड लिखा है, और लिख लेना कैटानिक लिगेंड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे सिलेबस में इसको हमको पढ़ना ही नहीं है। तो चार्ज के बेसिस पर हमारे लिगेंड का क्लासिफिकेशन हो गया। अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब अगर कोई लोन पेयर एक ही डोनेट कर रहा है तो मैं उसको बोलूंगा मोनोडेंटेड। ऐसा लिगेंड जो अकेला ही दो दो डोनेट कर रहा है बाईडेंटेड। एक अकेला ही तीन तीन डोनेट कर रहा है ट्राइडेंटेड। अकेला ही चार चार डोनेट कर रहा है टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, और हमारे सिलेबस में सबसे लास्ट है हेक्साडेंटेड तक, जिसका एक ही स्पेशल एग्जांपल है ईडीटीए। ठीक। अब मोनोडेंटेड कौन है? जो एक डोनेट कर रहा है। सब मोनोडेंटेड की तो एग्जांपल है एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस ओ टू टू माइनस एन एस थ्री। मैंने ये सब तुम्हें दिखा दिए हैं मोनोडेंटेड के एग्जाम्पल। मुद्दा ये है कि आपको सबसे ज़्यादा केयरफुली जो एग्जाम्पल देखने हैं वो देखने हैं बाईडेंटेड वाले दोस्त, गौर से देखना। आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो देखने हैं दोस्त, वो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल देखने हैं आपको बाईडेंटेड वाले, इनको गौर से देखना। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही आते हैं। ऐसा लिगेंड जो एक साथ दो दो डोनेट करता है उसको हम कहते हैं बाईडेंटेड। पहला एग्जाम्पल है ईएन, ऐसे लिखा होगा एग्जाम में ईएन बस शॉर्ट में। इसका नाम होता है इथाइलिन डाइएमिन। इसका फॉर्मूला है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और हर CH2 से एक NH2 लगा हुआ है। अब ये NH2 भी से डोनेट कर देगा, ये NH2 भी से डोनेट कर देगा, तो एक ही लिगेंड ने दो दो डोनेट कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? बाईडेंटेड। और ये डोनेशन सक्सेसिव भी है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा कैसे कैसे कह रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास में तो डोनेट करने के लिए क्लोरीन भी था, और क्लोरीन के पास क्या लोन पेयर की कमी थी? क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर थे? 3 प्रॉपर लोन पेयर थे। एक क्या था मेरे पास में? एक नेगेटिवली चार्ज Cl माइनस लिया तो एक और हो गया। 4 लोन पेयर थे, मेटल था। अगर ये चाहता तो एक ये भी डोनेट कर देता, चाहता तो एक ये भी डोनेट कर देता, चाहता तो एक ये भी डोनेट कर देता। इसका मतलब एक ही क्लोरीन माइनस के ऊपर 4 लोन पेयर हैं, पर इसने एक ही क्यों डोनेट किया और डोनेट क्यों नहीं करे? मेरा आप लोगों से सवाल है, बताओ वाई? एक ही क्यों डोनेट किया, बाकी बच्चे कुछ क्यों नहीं डोनेट करे? इसका छोटा सा आंसर है, गौर से सुनना, कि जब दूसरा डोनेट करता है तो एक क्लोज रिंग बनती है। और कितने मेंबर की बनी? एक दो मेंबर की ही केवल क्लोज रिंग बनी, तीसरा तो मेंबर ही नहीं था। और ये कहता है कि अगर कोई भी लिगेंड किसी भी मेटल को डोनेट कर रहा है, एक से ज़्यादा लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और अगर क्लोज रिंग बन रही है तो दैट क्लोज रिंग तब ही स्टेबल होगी। वो क्लोज रिंग तभी स्टेबल होगी जब रिंग मेरी या तो 4 मेंबर की हो, या 5 मेंबर की हो, या 6 मेंबर की हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 5 6। अगर इसने मेंबर की रिंग बन रही है तो मामला सही है। अगर इससे कम की बन रही है तो मामला गड़बड़ में है, फिर मतलब वो रिंग सक्सेस नहीं है। इसीलिए ये केवल एक ही डोनेट करता है, जबकि ईडीटीए ने, इसने ईएन ने दो दो डोनेट करे, तो रिंग देखो कितने की क्लोज बनी? 1 2 3 4 5। और मैंने अभी बताया 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर की अगर रिंग बन रही है क्लोज, तो मेरा मामला सही है, फिर मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला लिखता हूँ, और गौर से देखना, जब मैंने इस लिगेंड का फॉर्मूला लिखा तो क्या इस लिगेंड पर कोई भी चार्ज था? कोई भी चार्ज नहीं था। तो साथ के साथ ये चीज़ बार बार लिखते जाना कि EN एक न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अगला बढ़ते हैं। अगला बाईडेंटेड लिगेंड है, शॉर्ट में आपके एग्जाम में लिखा होगा DMG। क्या लिखा होगा? DMG। इसको कहते हैं डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सामाइन। अब इसका फॉर्मूला देखना, ये बनता किससे है? इससे बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड N के ऊपर OH OH। अगर मैं इस OH में से एक H निकाल दूं तो ये बनने वाली ये जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज को हम लोग कहते हैं DMG, ग्लाई डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। गौर से सुनना, किससे बना है? ग्लाइऑक्सामाइन से बना है, और क्या नाम है? DMG। अगर आप लोग गौर से देखो, क्योंकि एक H चला गया, चाहे ये निकाल दो चाहे ये निकाल दो, ये निकाला, यहाँ पे क्या आया? O माइनस। तो DMG दो दो तो डोनेट कर रहा है, वो तो ठीक है, बाईडेंटेड है। साथ के साथ अगर आप इस पर चार्ज देखो तो इस पर चार्ज -1 है, तो दो डाटा आपके दिमाग में होना चाहिए। एक, आपसे फॉर्मूला कोई नहीं पूछ रहा, DMG बाईडेंटेड लिगेंड है। दूसरा, DMG के ऊपर चार्ज -1 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, पकड़ के रखना। जैसे ही DMG लिखे तुरंत समझ जाना DMG पे चार्ज -1 है। जैसे ही EN लिखे तुरंत समझ जाना बाईडेंटेड है, चार्ज 0 है इसके ऊपर। ये 3 4 मेन है, गौर से सुनना। अगला है, अगला मैंने DMG का एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। अगला है ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट किससे बना? ऑक्सैलिक एसिड से। C2O4 2-। तो मुझे पता चल गया ऑक्सिलेट एक तो मेरा बाईडेंटेड है, ऊपर से इसके ऊपर चार्ज कितना? चार्ज ऑन ऑक्सिलेट आयन -2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, डबल बॉन्ड O C के साथ में, और फिर एक O माइनस के साथ में। इसको हम लोग बोल देते हैं ऑक्सिलेट आयन। चार्ज याद रखना, डेंसिटी याद रखना। अगला है CO3-। हर कोई जानता है
कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4, 4 मेंबर बनी, स्टेबल है। ऐसे ही आपका बन गया सल्फेटाइन, कितना चार्ज होता है कार्बोनेट पे 2 सल्फेट पे कितना होता है 2। तो ये छोटे छोटे हो गए। अगर एक मेन है 5, छठा वाला मेन है, ये है बाईपिरिडीन। इसको देख लेना कैसी होती है बाईपिरिडीन। बाईपिरिडीन कुछ ऐसे होती है कि अगर आप बेंजीन रिंग में, गौर से सुनना, बेंजीन रिंग में आप एक नाइट्रोजन इंसर्ट कर दो, बस खत्म, ये हो गया। और ऐसी ही एक और रिंग बना दो, ऐसी ही एक और रिंग बना दो, तो अगर 2 पिरिडीन एक साथ मिल गए तो इनको कहते हैं बाईपिरिडीन। यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, ये डोनेट कर देगा सेंट्रल मेटल को। अब क्लोज रिंग देखूँ तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की क्लोज रिंग बन गई, जो कि अपने आप में कैसी है, स्टेबल है। तो बाईपिरिडीन भी एक अच्छा बाईडेंटेड है और कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो लिख लेना न्यूट्रल है। अब ये जो SCN माइनस है, ये थोड़ा सा ना एक्सेप्शन है। कहीं कहीं पर तो ये बाईडेंटेड की तरह बिहेव करता है, कहीं कहीं पर ये मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करता है। तो मैंने इसको बाईडेंटेड में भी लिख दिया कि भाई एक बार S की तरफ से भी डोनेट कर देगा और एक बार दोस्त नाइट्रोजन की तरफ से भी क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। ठीक है, ओके। इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। अब ये जो ट्राइडेंटेड वाले हैं ना, ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। बाईडेंटेड के सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यही सबसे ज़्यादा एग्जामों में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई। ट्राइडेंटेड लीगेंट, लीगेंट विच कैन डोनेट 3 लोन पेयर, ऐसा लीगेंट जो 3 लोन पेयर को दोस्त क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ट्राइडेंटेड देंगे। ट्राइडेंटेड का पहला एग्जाम्पल है डाई इथाइल ट्राई अमाइन। बीच में क्या कर सकते हैं, एक अमाइन, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 फिर एक NH, CH2 CH2 फिर एक NH2, और इस तीनों तरफ से क्या कर रहा है दोस्त, डोनेट कर रहा है। हर बार रिंग 5 मेंबर बननी है, सक्सेसिव है। डाई इन लिखा होगा, देखती समझ जाना, ट्राइडेंटेड न्यूट्रल लीगेंट है। ठीक है नहीं, उसके बाद लिखा होगा NTA के ऊपर 3-, ट्राइडेंटेड लीगेंट है, इसका नाम है नाइट्रो ट्राई एसीटेट। N से 3 CH2 लगे और हर CH2 से एक एसीटेटाइन लगा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटा दो तो ये लगा हुआ है आपका, और इसका नाम है नाइट्रो ट्राई एसीटेट। बहुत कम तुमको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे, रेरर। पर एक बार इन सब पे ना रफ रीडिंग रखना, ट्राइडेंटेड वाले पे। तुम्हारे लिए जो मेन है वो मेन है ये EDT है बस। लीगेंट में मैंने आपको इतना पढ़ाया ना दोस्त, इतने में ही आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक, एक बस ये एग्जाम्पल याद रखना, EDTA एथाइलिन डाइमीन ट्राई एसीटेट इसका नाम है, और ये मैक्सिमम 6 तक जा सकता है, CH2 CH2 N और हर N के ऊपर एक COOH। अगर आप लोग गौर से देखो, एक H में हटाऊंगा तो एक यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से, तो पहला सबसे पहला क्या बनाएगा ये, ट्राइडेंटेड। और अगर एक भी H नहीं हटाऊंगा तो बाईडेंटेड, एक H हटाऊंगा ट्राइडेंटेड, एक और H हटाऊंगा टेट्राडेंटेड, एक और H हटाऊंगा तो पेंटाडेंटेड, और एक और H हटाऊंगा तो दोस्त कितना हो गया, हेक्साडेंटेड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, बोलो जल्दी से। यस सर। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आप सब लोगों को। यस सर, ये वाला सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, एक, समझ नहीं आया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गौर से, अगर मैं EDTA का फॉर्मूला लिखूं तो EDTA का फॉर्मूला क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, और हर नाइट्रोजन से बेटा क्या लगाए, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो, सिंपल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप लोग सुनना, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना H डोनेट नहीं किया, तो डोनेट कहाँ से हुआ, यहाँ से। केवल 2 डोनेट हुए तो क्या हो गया, बाईडेंटेड। अब एक H और गया तो यहाँ से भी डोनेट हुआ, ट्राइडेंटेड। एक और गया टेट्राडेंटेड, एक और गया पेंटाडेंटेड, और एक और H चला गया तो हेक्साडेंटेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक। इसका मतलब EDTA के ऊपर अगर कोई भी चार्ज नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में ये बात मेरा बोलने का ना बिल्कुल व्यर्थ है। आप बस एक बात याद रखो, आपके सिलेबस में कहीं पर लिखा है EDTA और कोई बात नहीं बोल रहा है, हेक्साडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है, खत्म। कितने की तरह बिहेव कर रहा है दोस्त, हेक्साडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है। चलो, अगला क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर साइड। अब ये क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि लीगेंट के पास में 2 साइड हैं डोनेट करने के लिए। इस मतलब लीगेंट मेरा 2 एटमों से मिलके बना है, और दोनों एटमों के पास में क्या है, डोनेट करने की कैपेसिटी है, पर एट अ टाइम कोई एक ही डोनेट करेगा, या तो वो करेगा या ये करेगा। इस तरीके को लीगेंट को हमने एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया बेटा, एम्बीडेंटेड। अब मैंने एम्बीडेंटेड के सारे एग्जाम्पल लिख दिया, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है।
Cn माइनस हो सकता है, Nc माइनस हो सकता है, ठीक है। ONO माइनस हो सकता है, NO2 माइनस हो सकता है, OCN माइनस हो सकता है, NCO माइनस हो सकता है, SCN माइनस हो सकता है, NCS माइनस हो सकता है। ये 4 एग्जाम्पल हैं आपके पास जो एम्बिडेंटेड के खत्म। NCN माइनस का मतलब क्या कि आपका साइनाइड, NC माइनस का मतलब क्या आइसोसाइनाइड, सबके मैंने नाम भी दे दिए साथ के साथ। नाइट्रो O मतलब O के साइड से डोनेट हुआ, नाइट्रो N मतलब N के साइड से डोनेट हुआ। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो, ठीक है। साइनाइड का मतलब क्या, नाइट्रोजन के साइड से डोनेट हुआ। आइसोसाइनाइड का मतलब क्या, कार्बन के साइड से डोनेट हुआ। ये एग्जाम्पल सारे याद रखना, कोई भी पूछ सकता है आपसे। इसका लास्ट पार्ट, ये तो मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए। ये वाला पार्ट दोस्त बहुत मेन है, बहुत गौर से देखना, इसको बहुत पकड़ रहा है आजकल। हमने जनरली क्या देखा, गौर से देखना, हमने जनरली देखा कि लीगेंट हमारा वो पार्ट होता है, वो केमिकल यूनिट होता है जो अपना लोन पेयर मेटल को क्या करता है दोस्त, डोनेट करता है। अरे बोलो, यही तो हमने पढ़ा था कि लीगेंट का काम क्या है। लीगेंट का काम है कि वो सेंट्रल मेटल को दोस्त क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, डोनेट करता है। आगे चल के जब हमने पढ़ा और थोड़ी सी रिसर्च करी तो हमको पता चला कुछ लीगेंट ऐसे हैं जो पहले मेटल को डोनेट करते हैं, किस फॉर्म में, सिग्मा की फॉर्म में, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्म में। और बाद में ये वो मेटल हैं जो मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर वापस भी लेते हैं, किस फॉर्म में बेटा, पाई फॉर्म में, पाई बॉन्ड के फॉर्म में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्म में देते हैं और पाई बॉन्ड की फॉर्म में बैक ले लेते हैं। इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग। और इस तरीके के लीगेंट को जो बैक में इलेक्ट्रॉन लेता है सेंट्रल मेटल से, देने के बाद इसको हमने एक नाम दिया सिनर्जिक लीगेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक। अब इसका डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि हमने ये वो लीगेंट है जो क्या करता है, बैक लेता है। अब किसी ने कहा कि ऐसे कौन से लीगेंट होते हैं जो बैक लेते हैं, तो मैंने कहा बेटा एक लाइन में याद रखना, दुनिया में जितने भी एल्कीन के डेरिवेटिव हैं, ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज केवल एल्कीन के डेरिवेटिव के पास में ही होती है जो क्या कर सकते हैं, बैक लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसका मतलब सिनर्जिक लीगेंट में कुछ नहीं है, बस मेरे क्या है दोस्त, एल्कीन है। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या है, केवल एल्कीन है। अब गौर से देख, एल्किन गलत लिख दिया है, वो एल्किन कर लो उसे, अब तो मैं इसे काट भी नहीं सकता। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ई लिखना है, एल्किन डेरिवेटिव। ठीक। अब देखना कौन कौन से मेरे सिनर्जिक लीगेंट हैं। अब जब भी मैं सिनर्जिक लीगेंट की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करूंगा, गौर से याद रखना, हम लिखते हैं ईटा। इसको क्या बोलते हैं, ईटा। ईटा की पावर नंबर ऑफ कार्बन एटम और नेम ऑफ एल्किन डेरिवेटिव, सिंपल। अब मेरे ये जो लीगेंट हैं, सिनर्जिक लीगेंट हैं, ये 3 टाइप के हैं। या तो मेरा न्यूट्रल होगा या मेरा नेगेटिवली चार्ज होगा। गौर से देखना कितना है, या तो न्यूट्रल है या फिर बेटा मेरा कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव था, पॉजिटिव वाला पार्ट हमने यहाँ से क्या कर दिया दोस्त, हटा दिया। 3 पार्ट में है, गौर से देखना, या तो मेरा नेगेटिव न्यूट्रल लीगेंट, या मेरा नेगेटिवली चार्ज पाई लीगेंट, या मेरा पाई लीगेंट जब बिहेव करता है एज अ सिग्मा लीगेंट। 3 टाइप से पढ़ते हैं, एक तो मेरा नेगेटिवली चार्ज पाई लीगेंट, एक मेरा सिंपल न्यूट्रल पाई लीगेंट, और एक होता है जब पाई लीगेंट मेरा सिग्मा लीगेंट की तरह बिहेव करता है। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताता हूँ, आप लोग गौर से देखना। कहीं पर भी लिखा दिखे आपको C2H4, तो सिंपल क्या है, इथीन। अब इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर करूंगा तो ईटा की पावर नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने हैं, 2, और नाम क्या है इसका, इथीन। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होगा, ईटा की पावर 2 इथीन। अगर कोई मुझसे पूछ ले इसकी डेंसिटी क्या है, तो कितने डोनेट कर सकता है, इसके पास में एक ही तो पाई बॉन्ड है, जितना पाई बॉन्ड है उतना डोनेट करेगा। एक पाई बॉन्ड है तो इसकी डेंसिटी 1 हो गई। अगला न्यूट्रल पाई लिगेंड है C4H4। स्ट्रक्चर मैंने जब इसकी बनाई तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर बना दी किसकी, C4H6 की। अब आप लोग गौर से देखना, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करूंगा, ईटा की पावर 4 एथ मैथ प्रोप ब्यूट, क्या हो गया, ब्यूट। और कितने इन है, 2 बार इन है, तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ ब्यूटाडाई इन। तो ईटा की पावर 4 ब्यूटाडाई इन। और डेंसिटी की बात करूँ तो 2 पाई बॉन्ड है, कितनी डेंसिटी हो गई, 2। अगला है मेरा C4H4। C4H4 एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से क्लोज करो, ये डबल बॉन्ड लगा दो। ईटा की पावर 4 साइक्लो, अभी क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन है, तो साइक्लो ब्यूटा 2 डबल बॉन्ड है इसके अंदर, डाई इन। अगर मुझसे कोई पूछे इसकी डेंसिटी क्या है, तो अगेन कितने पाई बॉन्ड है, 1 और 1 2, तो डेंसिटी कितनी होगी, 2। मामला खत्म। अब मेरे पास कुछ ऐसे लीगेंट हैं, पाई लीगेंट हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं, जैसे मैंने किसी के सामने लिख दिया C3H5-। 2 ही स्पेशल एग्जांपल हैं, याद रखना, C3H5- और C5H5-।
अगर मेरे सामने लिखा है C3H5 माइनस, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर आपको डायरेक्ट याद रखना, ईटा की पावर 3 और नाम होता है इसका अले, ALLY। क्या नाम होता है? ALLY अले। कोई मुझसे ये पूछ रहा था डेंसिटी कितनी है, तो एक पाई बॉन्ड है, एक नेगेटिवली चार्ज है, तो मिला के कितनी होगी डेंसिटी? 2। बहुत गौर से सुनना, C5H5 माइनस, C5H5 माइनस अगर है तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, क्लोज डबल बॉन्ड है और ऊपर नेगेटिव, 1 2 3, डेंसिटी कितनी होगी? 3। ईटा की पावर 5 और साइक्लो, और क्या है ये? पेंटा, और 2 ईन लगे हुए हैं, डाई इनाइल, तो इसका नाम है ईटा की पावर 5 साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। डेंसिटी कितनी है? 3। जब कैसा है? न्यूट्रल पाई लिगेंड, सॉरी नेगेटिवली चार्ज पाई लिगेंड है। इनको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे लिख के देता है, आप समझ भी पाओगे, Fe पाई C5H5 ऐसे करके लिख देगा 3। आपसे कहेगा इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। जैसे ही मैंने देखा C5H5 माइनस एज अ पाई लिगेंड बिहेव कर रहा है, मुझे पता है इसकी डेंसिटी 3 होती है। 3 और 3 मिला के कितने हो गए? 6। 3 का 3 मिला के कितने हो गए? 9। कितने हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर? 9। ऐसे एक लाइन में जज कर लोगे। जब मुझसे कहा किसी ने इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो, तो मैंने कहा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है ईटा की पावर 5, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो IUPAC में भी यूज कर लूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर में भी यूज कर लूंगा। अगर मुझसे कोई कहता क्या हुआ, बोलो, स्लो पढ़ा दूं थोड़ा? अरे टेंशन क्यों, मैं मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तो मैं तुम्हें लिगेंड का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अभी तो आ रहा हूँ मैं लौट के IUPAC पे। जब मैं तुमको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो तुमको बिल्कुल प्रॉपर सारी चीजें समझ में आएंगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सेंट्रल मेटल पे चार्ज कैसे निकालते हैं। इसीलिए तो तुमको क्विक रिवाइज करा रहा हूँ एक बार। जब ये दोनों एज अ पाई लिगेंड बिहेव करते हैं तो डाटा ये है, जब ये दोनों एज अ सिग्मा लिगेंड बिहेव करते हैं तो इनकी डेंसिटी हमेशा 1 कंसीडर करी जाएगी, 1 1। और नाम भी इनके डायरेक्ट याद रखना, अले साइक्लोपेंटाडाइनाइल, खत्म डायरेक्ट। अब आप जब इनका यूज करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है कि नहीं। अब देखो मैंने कितने सारे एग्जाम्पल कराए हैं, तुम लोग तो इतनी जल्दी पैनिक होने लग गए, तुमको लग रहा है कि सर भाग रहे हैं क्या। मैं कहीं नहीं भाग रहा दोस्त, मुझे पता है तुमको क्या पढ़ाना है, आ जाओ। अब जितनी बातें मैंने बोली है देखना तुमको कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें रिकॉल कराता हूँ। मैंने तुम्हारे सामने एक कॉम्प्लेक्स लिख दिया और मैंने तुमसे पूछा कि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, इसी कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ सेंट्रल मेटल का, सब मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। अब तुम गौर से देखना, मैंने एग्जाम्पल लिया Ni, गौर से देखना, सिग्मा C3H5 का ट्वाइस और पाई लिगेंट C4H4 का ट्वाइस। गौर से देखना, सब भूल जाओ इधर क्या लिखा हुआ, इधर आ जाओ। इसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। क्या बताना है दोस्त? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि लिगेंट सेंट्रल मेटल को कितना डोनेट कर रहे हैं। जब C5H5 एज अ सिग्मा लिगेंट ऐसे लिख के दिया है तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है दोस्त? बोलो 1। अभी अभी मैंने पढ़ाया कि जब ये एज अ सिग्मा लिगेंट बिहेव करेगा, जब सिग्मा लिगेंट बिहेव करेगा, लिख रहा है सिग्मा आगे, तो बेटा कैसा होगा, इसकी डेंसिटी 1। और जब ये एज अ पाई लिगेंट C4H4 एज अ पाई लिगेंट है तो इसकी डेंसिटी मैंने पीछे लगाई थी, कितनी है बेटा? 2। अरे बोलो कितनी है? 2। अगर इसकी डेंसिटी 2 है तो आप लोग गौर से देखो, 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2, 4 और 2 मिला के बेटा कितना हो गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया? 6। अब गौर से सुनना, 6। अब मुझसे कहा कि सेंट्रल मेटल पे चार्ज कितना होगा, तो मैंने कहा ये कैसा लीगेंट है। आप लोग यार गौर से देखो, C3H5 माइनस एक नेगेटिवली चार्ज लीगेंट है, बोलो है कि नहीं? अरे बोलो, कैसा लीगेंट है? नेगेटिवली चार्ज लीगेंट है। और C4H4 कैसा है? न्यूट्रल लीगेंट है। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितने नेगेटिव हुए? 2 नेगेटिव। इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, पूरा कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब मेटल के ऊपर कितना चार्ज रहा होगा? 2 प्लस का, खत्म। इतना ही यूज होता है इन सब का, देख लो। अब ये तुमको, अरे माइक, जाओ, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका Fe पाई C5H5 पाई C4H4। अब आप लोग गौर से देखना,
जब C5H5 एज अ पाई लिगेंड बिहेव करता है, इसकी डेंसिटी कितनी लिखाई मैंने 3, और C5H5 के ऊपर चार्ज कितना होता है -1, और जब ये एज अ पाई लिगेंड होता है तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है 2। 3 और 2 मिला के बेटा कितना हो गया 5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 5। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ तो इस पर नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियर, एक नेगेटिव को सेटिस्फाई करने के लिए एक पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक, आगे बढ़ो। और सवाल कराएं? चलो, अब हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पर लैंड करते हैं। किस पे बेटा? इसका नाम क्या है? IUPAC। ठीक है ना? इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन ब्राइटनेस को थोड़ी सी कम कर दीजिए प्लीज, बहुत चमक रहा है। तो ऑलरेडी बहुत लो है भाई, और लो करोगे तो PDF डल हो जाएगी पूरा। देखना ये सही है या ये सही है? तो सर ठीक है, ये ठीक है सर, ये वाला ठीक है ना? तो नहीं सही है सर। हाँ वही तो कर रहा हूँ, अगर मैं 1 में करूँगा तो ज़्यादा डाउन हो जा रहा है। वही तो कर रहा हूँ। मैथ की क्लास कल से लग जाएगी तुम्हारी। आज इनऑर्गेनिक तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, और मुझे थोड़ा सुकून मिल जाएगा कि भाई एक पार्ट हम लोगों ने अच्छे से ख़त्म कर लिया पूरा। अच्छे से पढ़ो, चैप्टर बहुत मेन है दोस्त। 5 से 6 सवाल आएंगे। अगर तुम्हारा लक अच्छा रहा तो 4 सवाल अगर फंस गए तो चारों के चारों सही करके आना। चलो, अब देखो गौर से। अगला क्विक रिवीजन में है क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन मैं कितने टाइप से कर सकता हूँ? तो मैंने कहा मैं एक बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख ले रहा हूँ। माइक बंद करो। तो मैंने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक तो होता है मेरा सेंट्रल मेटल, एक होता है मेरा लीगेंट, और एक होता है मेरा सराउंडिंग में प्रेजेंट आयंस। मैंने कहा यार मेरे पास में यही 3 चीज़ हैं, तो मैंने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन इन्हीं 3 चीज़ों के बदलने से बदल सकता है। और क्या बदलेगा? या तो मेरा सेंट्रल मेटल बदले, या मेरा लीगेंट में कुछ चेंज हो, या मेरा आयंस में कुछ चेंज हो। यही तो 3 वैरायटी हो सकती है, और तो कोई चौथी वैरायटी हो नहीं सकती। वही 3 वैरायटी पर बेस्ड हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या किया? क्लासिफिकेशन। हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ लीगेंट के, जब लीगेंट बदल रहा है तो गौर से देखना, 2 टाइप का होता है, एक होमोलैप्टिक, एक हेट्रोलैप्टिक। अगर सवाल आता है तो कभी कभी इसी से आ जाता है बेटा डायरेक्ट, ठीक है नहीं? तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा केयरफुली देखना। अगर मेरे कॉम्प्लेक्स में केवल एक ही टाइप का लीगेंट यूज हो रहा है तो मैं उस कॉम्प्लेक्स को बोलूंगा होमोलैप्टिक, और अगर एक से ज्यादा टाइप के लीगेंट Cn-H2O यूज हो रहे हैं तो उसको बोल दूंगा हेट्रोलैप्टिक। खत्म। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटर आयन, मैंने कहा बाहर वाले आयन के बेसिस पर, काउंटर आयन के बेसिस पर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3-4 टाइप से क्या हो सकता है? क्लासिफाई हो सकता है कि सिंपल कैटाइन तो मेरा सिंपल हो, पर एनाइन मेरा कॉम्प्लेक्स वाला हो। मतलब अगर मैं इसको तोड़ूं तो 4K+, और एनाइन क्या बनेगा? 4FeCN6 के ऊपर 4-। तो एनाइन किसके ऊपर है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। तो एनाइन कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स एनाइन सिंपल कैटाइन। इसका दूसरा भी हो सकता था, FeCN6 के बाहर लिखता है SO4-, तो इस पे क्या होता? 2+, और इस पे क्या होता? 2-। तो अब मेरा कैटाइन कॉम्प्लेक्स हो गया, एनाइन क्या हो गया मेरा? सिंपली नॉर्मल हो गया। अब ऐसा भी हो जाता कि दोनों ही हो जाते कि कॉम्प्लेक्स ही कैटाइन होता, कॉम्प्लेक्स ही मेरा क्या होता? एनाइन। या चौथा पार्ट होता कि मेरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, तो मैं उसको बोलता न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। FeCO के ऊपर 4, NiCO के ऊपर 4। ये सब हो गया क्या? छोटा सा इसका क्लासिफिकेशन। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? बोलो। अगला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, गौर से देखो, सेंट्रल मेटल। अगर मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक सेंट्रल मेटल यूज हो रहा है तो मैं उसको कहूंगा होमोन्यूक्लियर। एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल यूज हो रहे हैं तो मैं उसको बोल दूंगा पॉलीन्यूक्लियर। खत्म। पॉलीन्यूक्लियर के मैंने अब एक से ज्यादा यूज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं सेम यूज अलग अलग ही हो, एक से ज्यादा सेम वाला भी आ रहा है तब मैं उसको क्या बोलूंगा? पॉलीन्यूक्लियर। और केवल एक ही सेंट्रल मेटल नंबर में है तो मैं उसको बोलूंगा होमोन्यूक्लियर। ये हो गया पार्ट नंबर 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जल्दी से बताओ, 3 पार्ट में खत्म करेंगे इसको। क्या यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर है? ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ रफ्तार हो रही है क्या? वो तो सही है, देखो दोस्त, अब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। ये तो पता लगेगा। क्वेश्चन कराइए तो पता लगेगा, यही तो क्वेश्चन आते हैं भाई। ये जो आपको इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ ये क्या है? ये सब क्वेश्चन ही तो आते हैं। आगे बढ़ो, क्वेश्चन कराइए तब पता लगेगा। वाह,
इससे पहले भैया हम जज नहीं कर पाएंगे कि हमने क्या पढ़ा है। चलिए भाई आगे चलते हैं आईयूपीएसी पे। चलो भैया क्वेश्चन लगाओ। हमने तुमसे बोला कि आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहीं से भी पढ़ा हो, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ने का केवल एक ही तोड़ है, जिसको लिगेंड आता है उसको पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है। मैं अकेला यूट्यूबर हूँ जो बोलता हूँ, जिसको लिगेंड आता है उसको पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हर आर्टिकल पढ़ना जिनसे सबसे सवाल आते हैं, सब आसान है। पहला आर्टिकल है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। 2 लाइन बोलूंगा, 2 लाइन में पूरा आईयूपीएसी खत्म, गौर से देखना। सबसे पहला काम है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मुझे दे रखा, सबसे पहले मैं कैटाइन का नाम लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा एनाइन का नाम, और उनके बीच में क्या लगाऊंगा, एक स्पेस, मतलब थोड़ा गैप दूंगा। दूसरी बात, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ इस वैरायटी का है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरीके के कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है वो किया जाता है नेम एंड नंबरिंग ऑफ लिगेंड, कि आप नंबर लिखो, देन नेम ऑफ लिगेंड लिखो, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल लिखो, और सेंट्रल मेटल का कौन सा वाला नाम लिखना है, इंग्लिश नेम लिखना है, और उसके बाद में सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिख दो, खत्म, इतना। और अगर प्लस लगा के दे रखा है तो आयन लिख देना, और इसके बाहर इधर कोई एनाइन लिख रखा है तो उस एनाइन का नाम लिख देना, सिंपल, सबसे सिंपल। और अगर इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव आ गया, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप करना नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, नंबर बताना, फिर नेम बताना लिगेंड का, फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल मेटल के नाम के बाद में सफिक्स लगाना 8, क्या लगाना 8, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना सेंट्रल मेटल का कितना, वो भी किस में, रोमन में, और बाद में लिख देना आयन। अब बहुत गौर से सुनना, अगर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में मेरा मेटल आयरन है तो मैं इसको नाम को लिखूंगा फेरेट, बाद में क्या लगाना 8, क्रोमियम है क्रोमेट, टाइटेनियम है टाइटनेट, स्केडियम है स्केडिनेट, मैग्नीज है मैग्नेट, कोवल्ट है कोवल्टेट, निकल है निकलेट, क्योपर है क्यूपरेट, जिंक है जिंकेट, प्लेटिनम है प्लेटिनेट, पैलेडियम है पैलेडिनेट, एजी है अर्जेंटेट, एयू है यूरेट, और मरकरी है मर्क्यूरेट। इन मेटल के अलावा आपको कोई मेटल दिखेगा ही नहीं अपने एग्जाम में। तो जितने भी मेटल आ सकते हैं जिनका स्पेशल नाम रख के क्या बोलेंगे वो मैंने सब तुम्हारे सामने लिख दिए यहाँ पे भैया, ये अब आप डायरेक्ट आईयूपीएसी करिए बैठ के, खत्म आपका काम। उठाइए और आईयूपीएसी करिए। जैसे मैंने आपको पहला आईयूपीएसी दिया, CuCl2 के ऊपर 2 जैसे ही मैंने देखा 2 मैंने नेगेटिवली चार्ज है, मैंने सेंट्रल मेटल के नाम के बाद में क्या लगेगा 8 लगेगा। नंबर 2 डाई, कौन है क्लोरीन क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, कौन है कॉपर, और नेगेटिवली है तो क्या लिखूंगा क्यूपरेट, क्यूपरेट। और इस पे चार्ज कितना है, जब मैंने चार्ज निकाला तो 0 निकल के आ गया, क्यों 2 कॉपर पे चार्ज कितना है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे दे दिया CuCl2 के ऊपर 2, मैंने कहा कॉपर पे चार्ज मान लेता हूँ x प्लस 2 इंटू एक Cl पे चार्ज कितना होता है -1 बराबर कितना, पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना है -2, x की वैल्यू क्या निकल के आई -2 + 2 क्या निकल के आ गई बेटा 0। तो सेंट्रल मेटल पे चार्ज क्या आ गया 0, तो 0 है तो मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं भाई, बचा ही नहीं, क्योंकि आयन लगा हुआ है तो बाद में लिख दूंगा आयन। क्या ये पहला आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको समझ में आया, बोलो ठीक है, ओके। फिर मैंने एक और लिख दिया CuNH3 के ऊपर 2+, अब की बार कैटाइन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, सेंट्रल मेटल के नाम में कोई भी स्पेशल सफिक्स नहीं आएगा, आप लोग गौर से देखना। कितना है टेट्रा, लिख दिया टेट्रा। इसका नोमेनक्लेचर में क्या लिखते हैं अमाइन, AMM, मैंने लिख दिया अमाइन। कॉपर है, सीधा सीधा इंग्लिश नेम ही लिखूंगा डायरेक्ट, क्या कॉपर। और अगर मैं इसके ऊपर चार्ज निकालूंगा तो ये तो एक न्यूट्रल लिगेंट है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है वही सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज है, कितना है +2, तो लिख दिया +2, और क्या लिख दिया आयन। क्या ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत छोटे छोटे दो दिए, क्या समझ में आए, बोलो जल्दी से बोलो। ग्लूकोज डाल के दे, क्या हुआ, ये पहला वाला में कॉपरेट लिखे, दूसरा में कॉपर लिखे, आयन पहले। तो कॉपर और क्यूपरेट क्यों लिखाऊं दोनों अलग अलग, हाँ सर, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा अब्दस सामी। दोनों अलग अलग क्यों लिखे हैं सर, जब अच्छा दोनों तो सेंट्रल मेटल। अच्छा, फिर इससे पहले क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये जब बोला था मैंने, सो रहे थे क्या, कि अगर अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव आ गया तो सेंट्रल मेटल के नाम के बाद में एक सफिक्स ऐड करना होता है 8, और अगर मेटल के ऊपर अगर एक प्लस है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर तो सेंट्रल मेटल होता है। वाह, पहली बार तो नहीं पढ़ रहे दोस्त कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो मेरे नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना, बस इतना काम करना, अच्छे से रिवाइज करना। इनमें सब कुछ है, इनसे बाहर एमयू में कुछ भी नहीं जाएगा। जैद की बात सुन लीजिए सर। किसकी? जैद खान। कौन है ये जैद खान? क्या पढ़ाई वढ़ाई नहीं करके आए हैं ये लोग? 15 दिन पहले कंप्लीट हो रहा है। क्या है परेशान कर। अफजल खान, हाँ सही बोला यार, ये सब फेक स्ट्रेटजी है। फिर भी आप लोग यहाँ पे क्यों पड़े हुए हो यार? अगर फेक स्ट्रेटजी है, वाई आर यू कमिंग हेयर? तुमको तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे फिर। तुमको कोई 2 महीने, अच्छा पता, अब तो पता चल गया ना। अच्छा, अब पता चल गया। अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं दिसंबर से ज्वाइन हूँ इनऑर्गेनिक के बाद। तुम्हारी इनऑर्गेनिक कंप्लीट नहीं हुई क्या? 15 दिन पहले मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की सारी वीडियोस उसमें अपलोड कर दी थी। तुमने, जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है अगर दोस्त पढ़ने का, तो तुम टीचर में कहीं पर भी कमी निकालते रहो, कुछ नहीं होगा। अलीगढ़ में ऐसी कोचिंगें हैं जिनमें सिलेबस तक कंप्लीट नहीं हुआ, 35-35 हज़ार रुपये फीस दे रखी है। अरे तुम्हारा अगर ऑर्गेनिक में गैप हो भी गया तो तुम इतना तो सिद्धत करो कि तुम मेरे पास हो। अगर कोई पूरी अलीगढ़ में कोचिंग पढ़ा रही है, मैं तुमसे गारंटी के साथ कर रहा हूँ, जितना रिएक्शन वाला पार्ट मैं तुम्हें कल पढ़ाने वाला हूँ, मैं ऐसा टीचर हूँ, पेपर से पहले ही तुम्हें बता दूंगा 60 से 8 सवाल क्या आने वाले हैं। ये मैं तुमसे पेपर से पहले लिख के दे रहा हूँ। रिएक्शन वाला पार्ट मैं तुम लोगों को इतनी शिद्दत से पढ़ाऊंगा कि अगर तुमने पूरी साल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, महज मेरी 2 वीडियो देख के चले जाना दोस्त। अगर 10 सवाल आएंगे अगर उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, गारंटी के साथ कर रहा हूँ 7 सवाल डिक्टो नोट से आएंगे। 2020 के पेपर में, 2020 के पेपर में पेपर से महज 40 से 50 मिनट पहले मैं यूट्यूब पे वीडियो डाला था दोस्त। 6 सवाल, जस्ट तो कोई वीडियो देखा होता, 6 सवाल रिएक्शन के डायरेक्ट फंसे हुए मिले हैं। तो तुम घबरा क्यों रहे हो यार? अरे मैं बोल तो रहा हूँ, तुम अगर ये सोचते रहोगे दोस्त कि हमारा नुकसान हो गया, तो उसका बैकअप नहीं होगा। टीचर तुम्हारे पास ऐसा है कि जो लोग पूरे साल पढ़ा के भी बच्चे को प्रॉमिस नहीं कर रहे, मैं तुम्हें कंटेंट दे रहा हूँ, पूरा ना फंसे तो मुझसे आके मिलना। और अभी क्या तुम्हारा एग्जाम कल है? और अगर तुम बैच में हो, अगर बैच में हो, तो मैंने बैच का पूरा डाटा रिकॉर्ड कर रखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो मैं पेपर से 1 महीने पहले तुम लोगों को प्रोवाइड करा चुका। समझ रहे हो नहीं? 20 से 25 दिन, समझदार आदमी होता। केवल 8 वीडियोज मैंने रिएक्शन की आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दी। 8 वीडियो कितना होता है यार? मैं अपने टाइम पे, मेरे पास तो सोर्स भी नहीं थे पढ़ने के। एनबी सर के 23-23 घंटे के फिजिक्स के लेक्चर देखता था मैं एक दिन में बैठ के। तुम मेरी 10 घंटे की वीडियो नहीं देख पा रहे? मतलब तुम 10 घंटे की वीडियो में ही डिमोटिवेट हो गए कि मैं क्या करूं? ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम जहां बीटेक करने जा रहे हो, तुमको कोई भी कुछ नहीं पढ़ाएगा, तुमको खुद अपने आप पढ़ना पड़ेगा दोस्त। जैसा लोग प्रिपरेशन में पढ़ाते हैं ना, ये आदत अभी से डाल लो कि मुझे मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है जिसका कोई नहीं। अब हमारी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर तुम रिवीजन को देखोगे दोस्त, तो हमारी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 से 6 घंटे में रिवाइज है सारी की सारी। अब ऐसा तो नहीं कि मैं तुमको छोड़ के भाग गया, मैं तुमको रिवीजन नहीं करा रहा, मैं तुमको प्रॉपर, मैं फिर भी ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है तुमने मेरी रिकॉर्डिंग ना देखी हो, पर अब तो मेरा देख रहे हो ना, तो कम से कम अब मैं उस पार्ट को इतना अच्छे से पढ़ा दूँ कि तुम कम से कम सारी रिएक्शंस को एक बार मार्क करके और अच्छे से पढ़ के चले जाओ। तो अगर दोस्त डिमोटिवेट होना है तो हो सकते हो, बाकी मुझसे जो तुम्हारे लिए बन सकता है मैं एंड मोमेंट तक तुम्हारे लिए करता रहूँगा, 9 तारीख की शाम तक। आगे बढ़ो। अब क्या पढ़ रहा हूँ मैं? IUPAC। रूल नंबर 4 मेरा क्या कहता है? इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लीगेंट आर प्रेजेंटेड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देन लीगेंट आर रिटन इन देयर अल्फाबेटिकल फॉर्म। अब मुझे पता चला कि ये तो मैंने एक एक लीगेंट लिखा, अब पता चला एक से ज़्यादा टाइप के लीगेंट है, तो फिर मैं किसको पहले लिखूं किसको बाद में लिखूं? तो इन्होंने कहा आप उनका नाम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना। पर एक चीज़ बहुत केयरफुली ध्यान रखना कि जो डाई ट्राई 2 बार आ रहा है, डाई 3 बार आ रहा है, ट्राई, ये डाई ट्राई पेंटा टेट्रा कभी भी अल्फ़ाबेटिकली कंसिडर मत करना। मैं लीगेंट के एक्चुअल नाम से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर निकालूंगा, ना कि उसके नंबर से कि वो कितने बार आया हुआ है। क्या ये चौथा वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर चौथा वाला पॉइंट क्लियर है तो मैंने एक IUPAC इसका उठा लिया। मैंने कहा कोवल्ट, क्लोरीन और अमाइन पे कितना लगा दिया, अमोनिया पे कितना लगा दिया, 3। और इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज रखा मैंने 0। अब इसका नाम देखना,
अगर मैं इसको लिखूं तो इसको लिखते हैं हम लोग अमाइन और इसको क्या लिखते हैं क्लोराइड। तो इसमें आ रहा है ए और इसमें क्या आ रहा है सी। मैंने इसको ट्राई नहीं लिखा, याद रखना ट्राई डाई इनसे कभी भी मैं क्या नहीं करूंगा, इनसे कभी भी मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर काउंट नहीं करूंगा। मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर किससे काउंट करूंगा दोस्त, एक्चुअल नाम से। अमाइन का ए, क्लोराइड का सी, तो ए पहले आ रहा, तो अब मैं लिखूंगा इसको ट्राई अमीन क्लोरिडो और कोवॉल्ट 1। कोवॉल्ट क्यों लिखा डायरेक्ट, क्योंकि जीरो है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। अब गौर से सुनना, अब कोवॉल्ट का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो ये तो न्यूट्रल लीगेंट है। क्लोरीन पे चार्ज -1, तो इसके -1 को सेटिस्फाई करने के लिए कितना आएगा, +1, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे तो चार्ज 0 है, तो क्या हो गया 1। और आयन नहीं लिख सकता क्योंकि अब की बार कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब गौर से सुनना, कुछ दुनिया में ऐसे सफिक्स हैं, या सॉरी इस दुनिया में कुछ ऐसे लीगेंट हैं जिनके नाम के अंदर ही पहले से डाई है और फिर एक और बार उनमें 2 आ गया लिख के। जैसे मैंने सपोज दैट आपको लिखा EN, मैंने क्या लिखा आपके पास में EN, तो EN क्या होता है आपका, इथाइलिन डाइअमीन, बोलो इथाइलिन डाइअमीन। अब अगर मैंने इसके आगे एक और 2 लगा दिया तो इसके तो नाम में पहले से ही डाई था, अब क्या तुम इसको ये लिखोगे डाई इथाइलिन डाइअमीन, तो ये क्या हो जाएगा, हल्का सा ऑड हो जाएगा, आप समझा ही नहीं पाए। ताकि इस हाँ, ताकि इस तरीके की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इस तरीके के लिए हम लोग अगर 2 हैं तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या करेंगे, लिखेंगे। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कहीं पर भी लिगेंड H2O3 दिख जाए, स्पेशली H2O3, इसके लिए भी हम लोग इन्हीं स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं। H3O3 2 बार आ जाए तो मैं वहां पे डाई नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बिस लिखूंगा। और साथ के साथ ये सारे स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक लिगेंड। किसके लिए यूज करे जाते हैं, ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए यूज करे जाते हैं। EN भी एक ऑर्गेनिक लिगेंड ही तो है, अभी अभी जिसका मैंने एग्जांपल दिया। इतनी नॉलेज आपको होने के बाद अब आप केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, खत्म, पूरा IUPAC खत्म। अब आपको क्या करनी है, केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में मैंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, बहुत सारे सवाल मैंने आप लोगों को करा रखे हैं दोस्त, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला सवाल, निकिल DMG2, अब ब्रैकेट के ऊपर क्या है दोस्त, O, ब्रैकेट के ऊपर क्या है, O। अब आप लोग गौर से देखना, निकिल DMG2, तो अब DMG में क्या है, डाई, इसका नाम क्या है दोस्त, इसका डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। अब इसके नाम में ही डाई है और ऊपर से क्या आ गए 2, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, बिस डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। इस पर DMG पे चार्ज कितना होता है, मैंने आपको बताया था, एक जो बच्चा भी कह रहा था सर न्यूमेरिकल तो कराइए। अब देखते हैं ना सारे क्वेश्चंस को, -1 मिला के -2, तो निकल पे चार्ज बेटा कितना आ जाएगा 2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ऊपर 0 है, तो कोई भी स्पेशल सफिक्स नहीं होगा, डायरेक्ट क्या लिखूंगा, निकिल 2। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका, ऑस्मियम Cl5 NH2 क्या दे रखा है 3। गौर से देखना, अब जिसको ना पता हो NH2 क्या होता है, NH2 होता है अमाइड, और इस पे अगर इसको अगर IUPAC में लिखा तो अमाइडो, तो इसमें क्या आएगा अमाइडो, और ये क्या है क्लोराइडो, तो अमाइडो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे, ट्राई अमाइडो पेंटा क्लोराइडो। और ऑस्मियम क्योंकि ऊपर दोस्त क्या है 2-, गौर से देखना, ऑस्मिएट करके क्या है इसका नाम होगा, 8 स्पेशल सफिक्स लगानी है, ऑस्मिएट, और चार्ज कितना है इस पर, NO2 पे चार्ज कितना होता है, कौन बताएगा मुझे, NO2 पे चार्ज -1, क्योंकि ये किससे आया, NH3 से आया, NH3 का एक H गया तो क्या बना, 1-, मिला के कितने हो गए 3-, एक क्लोरीन पे 1-, मिला के कितने हो गए 5-। ये 5- जब इधर जाएंगे तो बेटा प्लस के हो जाएंगे, कितना बचा प्लस का 3, अरे बोलो ये 5- और उधर ऑलरेडी कितना दे रखा है 2, अच्छा ये 2 प्लस का है 2, तो 5 अगर उधर गया, अरे 5 ही तो हुए ना, अरे 5 ही तो हुए, ये क्या आ जाएगा 5 और 3 8, अगर ये 8 और इधर क्या है 2-, तो 8- अगर उधर गए 2- के साथ में प्लस का हो गया, तो कितना बचा प्लस का 6, तो कितना लिख दिया प्लस का 6 आए, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे करा दिए, सब एग्जाम्पल्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। मैं 1-2 एग्जाम्पल ये वाले करा देता हूँ जो कि बहुत पॉपुलर वैरायटी चल रहा है इस टाइम पे। मैंने लिखा निकिल सिग्मा लिगेंड C3H5, आपको मेंशन करके देगा एज ए सिग्मा लिगेंड, पाई C4H4, मुझे पता है C3H5 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 कितना हो गया -2, तो निकल पे कितना हो गया +2, क्योंकि ये तो एक न्यूट्रल लिगेंड है। अब इसका जब नोमेनक्लेचर करूंगा तो ये जब एज अ सिग्मा लिगेंड होता है तो मैंने इसका नाम बताया था अले, डायरेक्ट लिखना अले, लेकिन जब ये एज अ पाई लिगेंड होता है तो उसका नाम क्या होता है, तब मैंने वहां बताया था ईटा की पावर 3, अरे याद है ना, ईटा की पावर
है कि नहीं? 4 क्यों इसमें बता रहा हूँ, जब ये एजा पाई लिगेंड जब होता है तब इसका आईयूपीएसी है कि नहीं। अब इसमें डायरेक्ट क्या होता है, अले, और क्योंकि एक ऑर्गेनिक लिगेंड है 2 बार आ रहा तो इसके नाम के आगे क्या लगाऊंगा, बिस अले। इसमें भी लिखोगे बिस ईटा की पावर 4 साइक्लोब्यूटाडाइइन, और दोस्त क्या दे रखा है, निकल, और निकल पे चार्ज कितना है आप लोग गौर से बताओ, 2। क्या आईयूपीएसी समझ में आया, बोलो। ये आईयूपीएसी आपको पढ़ के रखना है एक बार, क्योंकि रिवाइज। हाँ हाँ भाई, पीडीएफ के लिए क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग, पीडीएफ में डाल दूंगा अच्छे से, ठीक है। पीडीएफ की आप लोग बिल्कुल कतई कोई टेंशन ना लें। अगला है निकल, मतलब ये एग्जांपल मैंने लिख दिया, इन सारे एग्जांपल्स को देखना। हाँ हाँ भाई, रिकॉर्डिंग ऑन है आप लोग पर। हाँ, क्या नहीं जाएगी, लाइट नहीं जाएगी, अच्छा। चलिए, नहीं भाई रिकॉर्डिंग ऑन है तुम्हारी, अभी तुम्हारी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है। चलो, अब इसमें आईयूपीएसी में एक और बहुत बेहतरीन वैरायटी है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने से पहले एक बार देख लेना कि नोमेनक्लेचर करते कैसे, गौर से देखना। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन इस तरीके से है कि 1:1 में है, उसी के लिए सारे के सारे रूल दिखवाए गए हैं। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स ही कैटाइन है और कॉम्प्लेक्स ही एनाइन है तो उसके लिए कुछ रूल हैं, अगर आपको पता होंगे तभी कर पाएंगे, और ये सारे रूल तब वैलिड हैं तब दोनों 1-1 हो। अगर 2-1 हो गया, 3-1 हो गया, तो फिर इनमें से किसी भी रूल की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। रूल की ज़रूरत केवल कब है, जब ये दोनों 1-1 है। अब रूल क्या कहता है, गौर से देखना। रूल कहता है कि अगर मेरा सिल्वर या गोल्ड +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा जब मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, जब इनके साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2, मतलब लिगेंड इनको 2 डोनेट कर रहे होंगे, 2 लोन पेयर। कोबाल्ट मेरा +3 शो करेगा जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, बहुत गौर से सुनना। प्लेटिनम मेरा +2 शो करेगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, प्लेटिनम ही मेरा +3 शो करेगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। क्रोमियम मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 शो करेगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। पैलेडियम मेरा +2 शो करेगा जब 4 होगा, और +3 शो करेगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ड्यूरिंग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ट्रीटेड एज पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। ये रूल है कि जो पहले नंबर पे कॉम्प्लेक्स लिखा रहता है हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, और जो दूसरे नंबर पे कॉम्प्लेक्स लिखा रहता है उसे नेगेटिव मानते हैं। अगर ये रूल आपके दिमाग में हल्के हल्के से हैं तो आपका काम आसान होने वाला है, आप आईयूपीएसी आराम से करने वाले हो, गौर से देखना। इसके लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको लिख दिए। अगर तुम एएमयू बीटेक का थोड़ा सा ट्रेंड एनालाइज करो तो अब 1-2 साल से ये लोग क्या काम कर रहे हैं, आईयूपीएसी के सवाल में कैसे पूछ रहे हैं दोस्त, आईयूपीएसी के सवालों को इस तरीके से पूछ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स ही कैटाइन है और कॉम्प्लेक्स ही क्या है, मेरा अनाइन है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्स कैटाइन है और कॉम्प्लेक्स ही क्या है दोस्त, एनाइन है। ठीक, चलिए, कॉम्प्लेक्स कैटाइन है, कॉम्प्लेक्स एनाइन है। सबसे पहला है कोबाल्ट NH3ClOH AuCN2। अब आप लोग गौर से देखना, मुझे इनमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, पहला कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मतलब पहले इसका नाम लिखना है फिर इसका लिखना है। अब इनके नाम को लिखने के दौरान मुझे इनके ऑक्सीडेशन नंबर पता होने चाहिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकालूंगा नहीं, जब 1:1 होगा तभी मैं कभी भी निकाल नहीं सकता, मुझे डायरेक्ट रूल से पता होना चाहिए। मैंने अभी अभी पढ़ा 4, 5, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे कोबाल्ट पे चार्ज कितना होता है, +3। मेरा रूल कहता था अभी अभी कि अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोबाल्ट को डायरेक्ट क्या लेना है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर +3 लेना है। और अभी अभी मैंने पढ़ाया था कि AU अगर मेरा कैसा है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, +1। आप लोग गौर से देखो, AU CN कितना, 1 CN कितना मोनोडेंटेड, 2 CN मिला के कितना हो गया, बाईडेंटेड, मतलब 2 दिए तो चार्ज कितना हो गया, +1, खत्म। अब जैसे आईयूपीएसी करते हो उसी तरीके से आईयूपीएसी कर दो इसका। कितने लोग एग्री करते हैं, अरे बोलो। ठीक है, अब मैं देखूं तो इसको अमीन, इसको क्लोराइडो, इसको हाइड्रोक्साइडो, तो मुझे पता है पहले अमीन आएगा तो टेट्रा अमीन, क्लोरिडो, हाइड्रोक्सीडो, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट लिखूंगा कोबाल्ट, और इस पे चार्ज कितना है, 3, स्पेस दो। मैंने कहा फर्स्ट राइट नेम ऑफ कैटाइन देन गिव स्पेस टू राइट नेम ऑफ एनाइन। इसमें डाई साइनाइडो, खत्म,
यूरेट, यूरेट क्यों? क्योंकि सेकंड कॉम्प्लेक्स को एज ए नेगेटिव हम ट्रीट करते हैं यूरेट, और इस पर चार्ज कितना होगा? +1, खत्म। क्या यूपीएससी समझ में आई पहले वाले की? ऐसे ही प्लेटिनम जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कितना शो करता है? +2। प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है +2। यही प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे कितना शुरू करता? +3। अब देखना टेट्रा अमीन प्लेटिनम, प्लेटिनम डायरेक्ट 2, टेट्रा क्लोराइडो स्पेस है ये स्पेस, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से मैंने इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दोस्त लिख दिए। इन सारे एग्जांपल्स की आप लोग क्या कर लेना? प्रैक्टिस कर लेना। क्या आपको आईयूपीएससी समझ में आया? बोलो। ये आपका अगला आर्टिकल भी क्लियर हो गया। अगर आपको इतना पढ़ा हुआ है ना तो आईयूपीएससी का सवाल आपके हाथ से नहीं निकलेगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। हाँ पेन पेपर मोड होगा। एएमयू में कंप्यूटर पे एग्जाम थोड़ा ना होता। अरे तुम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में मेरे साथ रहो एग्जाम तक, ठीक है? तुम पूरे साल कुछ भी नहीं छीले, घंटा भी नहीं छीले, तब भी तुमको समझ में आएगा दोस्त। और पढ़े हो तो फिर तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मेरे साथ भी हो ना इन रिवीजन की वीडियो में तो आप एक बार सारे टॉपिकों पे क्विक रिवाइज हो। हाँ 9 तारीख के शाम तक तुमको रहना पड़ेगा मेरे साथ में दोस्त। ये है 10 तारीख के सुबह तक हो? ओके चलिए, अगर 10 तारीख की सुबह तक हो तो अच्छी बात है, टेंशन मत लो। अरे मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूँ, अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट नाइट के लिए नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं अभी कराऊंगा। जैसे इनऑर्गेनिक खत्म हो गई तुरंत मैंने कितना बोला है तुमसे, 100 क्वेश्चंस की सुपर सीरीज लेके आ रहा हूँ। सारे कॉन्सेप्ट एक बार क्विक रिवाइज करो, ठीक है या नहीं? हाँ चलो ठीक है। और ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक के दोनों की पीडीएफ मेरे पास आ गई। चलिए, अरे बेटा इसमें भी कोई इशू है? कैसे भी निकलवा लो, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? अगर 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 आप लोग कलर्ड लेके जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन लोगों को। हाँ हाँ बोलिए भाई। अहमद गेमिंग बताइए। आ गया भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब तुम लोग इसी तरीके का डिस्कशन को करते रहना है ना। चलो आ जाओ। अब हमारा 2 पार्ट हमारे खत्म हो गए। अब आता है हमारा तीसरा वाला पार्ट। कौन सा है तीसरा वाला पार्ट? बॉन्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा वाला पार्ट क्या है? हमारा बॉन्डिंग। और इसमें हम 2 टाइप की बॉन्डिंग पढ़ेंगे, एक बीबीटी, एक हमारा सीएफटी। इसके बाद में हमारा केवल एक ही पार्ट बचता है, वो है आइसोमेरिज्म। बाकी सब खत्म हो गया, ठीक है? बाकी सब क्या हो गया? फिनिश हो गया। यही पार्ट है हमारा सबसे ज़्यादा मेन, बीबीटी और सीएफटी। आप लोग गौर से सुनना। कोऑर्डिनेट, जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तो कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास सबसे पहले आई बीबीटी, फिर उसके बाद में आई बेस्पर, फिर उसके बाद में आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऐसे ही इसके अंदर भी बहुत सारी थ्योरी आई। पहले आया बीबीटी, फिर आया सीएफटी, फिर आया एलएफटी, फिर आया एमओटी। 4 थ्योरीज इसके अंदर आई, पर हमारे सिलेबस में 2 ही हैं, एक बीबीटी एक सीएफटी। बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है? उसके बाद में है एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी, और एमओटी वही सेम एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप लोग गौर से देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बीबीटी को। देखो इतनी बड़ी बड़ी थ्योरियां हैं, आप मेरे साथ 10 मिनट बैठना, ये सारी थ्योरीज आपको बच्चा लगने लग जाएंगे। मैंने इस तरीके से इनको पॉइंट में लिख दिया कि आपने जस्ट एक बार रीड कर लिया ना तभी क्लियर हो जाएगा। दुनिया की सबसे स्मॉल थ्योरी है, गौर से सुनना, सबसे सिंपल थ्योरी है। दिस इज द सिंपलेस्ट अमंग द थ्योरीज अबाउट कोऑर्डिनेशन का मॉडल। ये जितनी थ्योरीज हैं सबसे सिंपल यही है हमारी बीबीटी। इट डिस्क्राइब बॉन्डिंग। ये क्या काम करती है? इट डिस्क्राइब बॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम और आयन। दिस थ्योरी मेनली डील विद। इस थ्योरी से केवल हम 2 ही काम करते हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और दूसरा हम उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालते हैं। एक बार हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली, हमें उसकी ज्योमेट्री का आइडिया हो जाएगा। ज्योमेट्री और हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर हम इससे डील करते हैं, खत्म।
बीबीटी थ्योरी दुनिया की सबसे सिंपल थ्योरी है और इसमें हम लोग ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करते हैं, निकालते हैं सिंपल। इस थ्योरी के पॉइंट क्या हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये थ्योरी के पॉइंट क्या हैं भाई, है कि नहीं? ये पॉइंट क्या है भाई इस थ्योरी का? तो इस थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट है कि सेंट्रल मेटल अब कैसे पूरी की पूरी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो पहला पॉइंट कहता है इसका, द सेंट्रल मेटल आयन एटम लूज सम फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन, समटाइम्स देयर इज नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी कभी मेरा सेंट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अपने ऊपर चार्ज क्रिएट करने के लिए, ताकि लिगेंड जल्दी उसके पास में लोन पेयर लेके आए। कभी कभी उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अभी मैंने ऐसे बहुत से एग्जांपल कराए थे जिनमें मेटल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। वही पहला पॉइंट इन लोगों ने क्या किया है दोस्त, वही पहला पॉइंट इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर वाला पॉइंट, सेकंड नंबर वाला पॉइंट क्या कहता है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन मेक, यही सेंट्रल मेटल के एटम के आयन मेक अवेलेबल अ नंबर ऑफ डिफरेंट एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल, कि भाई यही क्या काम करता है आपका, एटॉमिक ऑर्बिटल एम्प्टी बनाता है, ताकि लोन पेयर आके उसमें, लिगेंड आके उसमें क्या कर पाए, लोन पेयर रख पाए। तो ये भी अच्छी बात है, इसने क्या काम किया कि लिगेंड आके इसके अंदर क्या रखे, लोन पेयर रखे। बहुत गौर से सुनना, डिफरेंट एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल बनाता है, चाहे वो एस के हो सकते हैं, पी के हो सकते हैं, डी के हो सकते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल है, किसी के भी हो सकते हैं। विच इज इक्वल टू द टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर, अरे जितने एम्प्टी बनाएगा उतने ही लिगेंड उनके आके अंदर लोन पेयर रखेंगे, और जितने नंबर ऑफ लिगेंड आते हैं उसी को तो हम लोग क्या नाम बोलते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर को हम कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस एम्प्टी ऑर्बिटल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, टू फॉर्म अ डेफिनेट सेट ऑफ इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में कि ऑर्बिटल जो होते हैं बॉन्डिंग बनाने से पहले आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। अगर आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो अच्छी बात है, फिर एक इक्वल एनर्जी को ऑर्बिटल बनाते हैं, और फिर जब उनमें लिगेंड आके रखता है तो उससे हमको एक क्या मिलती है, मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर रेगुलर ज्योमेट्री मिलती है। क्या मिलती है, एक प्रॉपर रेगुलर ज्योमेट्री मिलती है। अब आप लोग बहुत गौर से देखना मेरी बात को, यहां से आगे मैंने जितनी भी कहानी लिखी है, ये पूरी कहानी जो लिखी है, मैं एक बार आपको आराम से पूरी की पूरी कहानी क्या करना चाह रहा हूं, अपने तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। गौर से देखना ये क्या कहानी है। ये कहानी कहती है हमारे सिलेबस में जो हमको ज्योमेट्री पढ़नी है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, सब कुछ निकालना है, वो केवल दो ही टाइप पे निकालना है। एक तो मुझे डील करना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, गौर से सुनना, एक मुझे डील करना है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दो केस हैं। अगर कोऑर्डिनेशन 4 में हो सकता है आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 बने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हो सकता है बेटा आपकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 बने। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, ये दोनों के दोनों क्या है, आपकी पॉसिबिलिटी है। या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 बनेगा या क्या बनेगा, dsp2। बहुत गौर से सुनना, जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी तो मेरी शेप होगी स्क्वायर प्लेनर। शेप मेरी क्या होगी दोस्त, स्क्वायर प्लेनर। जब मेरी sp3 होगी तो शेप मेरी होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है, शेप मेरी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अब आप लोग गौर से सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मेरे दो केस बनेंगे। अगेन एक बार मेरी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, एक बार मेरी हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3, और दोनों के केस में शेप मेरी सिंपल है ऑक्टाहेड्रल। शेप मेरी सिंपल है ऑक्टाहेड्रल। कितने लोगों को मेरी ये वाली बात क्लियर है? सबसे पहले तो ये वाली चीज समझो, बोलो ठीक। अब मुद्दा ये है कि ये कब तो dsp2 बनाएगा और भैया कब ये sp3 बनाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा? एक बच्चा कह रहा कब ये sp3d2 बनाएगा, कब ये d2sp3 बनाएगा, ये क्या पता चलेगा? तो ये आपको क्वेश्चंस के थ्रू पता चलेगा। माइक बंद करो, क्वेश्चंस के थ्रू पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा उठा लेते हैं, मुझसे किसी ने कहा निकिल टेट्राक्लोराइड, ये बना दिया कि ऊपर 2-। अरे भाई प्रोफेसर बाहर करूंगा क्लास से। निकिल टेट्राक्लोराइड के ऊपर क्या दोस्त, 2-। अब आप लोग गौर से देखना, मैंने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा कितना हो गया, 4। मुझसे किसी ने कहा कि भाई इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताओ, और मुझसे क्या बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। गौर से देखना, सब ले ले रहा हूं मैं इसमें, हाइब्रिडाइजेशन बताओ और मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, सब ले लिया मैंने इसी क्वेश्चन में। गौर से समझना, अब इन क्वेश्चंस को करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप थ्योरी को तो छोड़ दो, सीधा सीधा देखो। कोऑर्डिनेशन नंबर है 4,
मैंने निकल को रखा, मैंने किसको रखा, निकल को। कोई मुझे बता सकता है निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। तो इसकी तो 3s 3d8 और क्या हो गया मेरा 4s2। गौर से देखना, अब निकल के ऊपर चार्ज कितना हो गया, 4cl माइनस उधर गए, दो माइनस के साथ में, तो 2 प्लस का बचा। अब मेरे निकल पे चार्ज हो गया बेटा 2 प्लस का। जैसे ही मेरे निकल पे चार्ज 2 प्लस का हुआ तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आउटर से जाएगा, आउटर से चला गया। अब मेरे पास में बचा 3d8, 8 की मैंने फिलिंग करी, 1 2 3 4 5, 5 होते हैं। 8 की फिलिंग करी, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग गौर से देखना, जैसे ही मैंने इसकी फिलिंग करी तो मेरे पास में क्या था 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4s में क्या बचा 0। तो जब मैं Ni2+ को लिख रहा हूं तो आप लोग गौर से देखो, Ni2+ क्या है 3d8 4s 0, और 4s के आगे वाले भी तो सब 0, 4p 0 4d 0, सब 0 है। अब आप लोग गौर से देखना, अब यहां पर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन बचे। क्या मुझे आप बता सकते हो क्लोरीन कैसा लीगेंट है? क्लोरीन एक वीक फील्ड लीगेंट है, बोलो। एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुको, ये कौन डिस्टर्बिंग एलिमेंट इसके अंदर आ गए हैं? और कौन है? अच्छा और कोई नहीं है, ओके ठीक है, चलो हटाओ उन्हें। 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या बचा 4p0। अब आप लोग बहुत गौर से देखना, अब मैं आपको इसी में पढ़ाऊंगा लीगेंट का बिहेवियर। आपको बस इतना याद रखना है कि लीगेंट मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या लीगेंट बेटा मेरा कैसा है, वीक फील्ड है। बस आपको ये 2 चीज़ पकड़नी है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड, दूसरा मेरा वीक फील्ड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो मैंने और आपने पढ़ा दोनों क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। इसको उठा के कहाँ पहुँचा देगा, यहाँ पहुँचा देगा। क्योंकि क्लोरीन मेरा वीक फील्ड लीगेंट है तो कोई भी पेयरिंग नहीं कराएगा। जब पेयरिंग नहीं कराएगा तो आप लोग गौर से देखो, क्या इनर डी यूज हुआ, क्या 3D मेरा यूज हुआ हाइब्रिडाइजेशन में ना। अब जो मेरा लीगेंट आया, क्योंकि ये तो पेयरिंग करा ही नहीं पाया, 3D तो पहले से ही फिल्डेड है, तो मुझे अपना लीगेंट बेटा कहाँ रखना पड़ा, मुझे अपना लीगेंट एक तो 4s में रखना पड़ा और मुझे अपना लीगेंट 4p में रखना पड़ा। अब देखो गौर से, ये 4 गए, तो जब मैंने देखा तो मेरे आउटर वाले यूज हुए, इनर वाला कोई मेरा यूज नहीं हुआ। एक s का यूज हुआ क्योंकि मेरे पास 4 क्लोरीन है तो 4 देंगे, तो एक s में 3p में हाइब्रिडाइजेशन बेटा मेरी क्या बनी, sp3। तो अगर कोई मुझसे ये पूछता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, सिर्फ मेरी क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। बहुत गौर से देखना, टेट्रा। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालूंगा, मेरे पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 2, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर n+2, खत्म। n+2, 2 + 2 के ऊपर रूट मिला के बेटा कितना हो गया, 8, मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। क्या यहाँ तक की मेरी बात क्लियर है? मैं हर किसी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ये वैरायटी बहुत फेमस है फॉर AMU BTech। बोलो बोलो भाई, बिल्कुल। जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइक बंद करो, पैरा मैग्नेटिक, बोलो। ये कोई दिक्कत नहीं, अगर NiCl हो, अगर मैंने बोला सिंपल NiCl4 हो, और अगर माइनस नहीं है, आप लोग गौर से देखना, तो क्या नहीं है, माइनस नहीं है। अब आप लोग इसे गौर से देखो, अगर माइनस नहीं है तो क्या होगा, अगर इस पर माइनस नहीं है तो फिर निकल पर चार्ज प्लस का 4 हो जाएगा। देखो गौर से, क्योंकि ये तो 0 हो गया। अब कितना होगा, 4, तो 4 है तो 4 निकाल दो, 2 तो यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से आएंगे। अब भी क्या हो जाएगा, 3d6। 3d6 की जब तुम फिलिंग करोगे, ये अकेला सवाल सारे कॉन्सेप्टों को क्लियर कर देगा दोस्त। अगर 6 की फिलिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 और फिर क्या हो गया, 6। अब भी तो इनकी पेयरिंग नहीं होगी, ऐसे की ऐसे ही है। अब भी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3, और मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि अब की बार अनपेयर्ड कितने हो गए मेरे पास में, 4। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ये जो मैंने तुमको इतनी सारी बातें बताई हैं, यही सारी बातें BBT थ्योरी ने एक्सप्लेन करी। बोलो जल्दी से, क्या सवाल निकालने का टॉपिक समझ में आया? सवाल इसमें बहुत सारे करा रखे मैंने, आ जाओ। अब यही काम है
कि भैया अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो पेयरिंग कराएगा और वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो पेयरिंग नहीं कराएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर मेरा हुआ तो चांसेस मेरे यही रहेंगे। यही चीज़ को मैंने गौर से लिखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन मेरी sp3 भी हो सकती है, dsp2 भी हो सकती है। अगर मेरा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्क्वायर प्लेनर किसको सपोर्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को, और वीक फील्ड लिगेंड है तो मेरा चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मैंने 100% सही नहीं है ये बात, 100% तो मेरा कॉन्सेप्ट ही सही है कि इस तरीके से बना बना के देखो, तब आपको पता चलेगा कि कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा है। कॉन्सेप्ट पूरा ये है जो आपको डिलीवर किया गया है। बाकी एक रफली एस्टीमेट में कह सकता हूँ कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा तो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे DSP2 बनने के। वीक फील्ड लिगेंड रहा तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे sp3 बनने के। सेम सिनेरियो sp3d2 में भी है, सेम दोनों में ऑक्टाहेड्रल है। इसको बनने के चांसेस तब रहेंगे जब मेरा वीक फील्ड लिगेंड है, इसको बनने के चांसेस मेरा तब रहेंगे जब ये मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब अंदर का डी यूज हो रहा है, जब इनर वाला डी यूज हो रहा है तो हम उसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जब आउटर वाले ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये पूरी थ्योरी का केवल यही एक सेंस है। क्या आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे हो? बोलो। तो सर हाई स्पिन और लो स्पिन क्या होता है? मैं अभी बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, हाई स्पिन का मतलब क्या? मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा। गौर से सुनना, हाई स्पिन का मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा, और मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा तब होगा जब लिगेंड मेरा वीक फील्ड हो, क्योंकि वीक फील्ड होगा तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड मेरे पास में होंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड होंगे तो उतना ही ज्यादा मुझे मैग्नेटिक स्पिन मिलेगा। इसलिए कहीं पर भी लिखा है हाई स्पिन तो वो केवल एक बात को इंडिकेट कर रहा है कि लिगेंड मेरा कैसा है, वीक। हाई स्पिन मेरा किस बात को इंडिकेट कर रहा है? लिगेंड मेरा कैसा है, वीक। और लो स्पिन मेरा किस बात को इंडिकेट कर रहा है? लिगेंड मेरा कैसा है, स्ट्रॉन्ग। क्या मेरी बात समझ पाए? चलो, फिर तो सर हम सिर्फ वो कंपाउंड को देख के बता सकते हैं कि वो हाई स्पिन है या लो स्पिन है, तो अरे पूरा कुछ निकालें। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब आपसे हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलता है तो वहाँ पे उसका कहने का मतलब ये होता है कि वो आपको लिगेंड लिख के नहीं देता कौन सा है, लिख के देगा तो आप पहचान लोगे। तो वो वर्ड यूज कर देता है केवल, क्या? हाई स्पिन और लो स्पिन। अब जिसके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है वो देखते ही समझ जाएगा इसका मतलब लिगेंड है यहाँ पे मेरा बीक रहा है। बोलो, है कि नहीं? हाँ, और इस तरीके का एक सवाल मैंने अपने 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में डलवा रखा है, याद रखना। 100 क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेड सीरीज में एक सवाल मैंने इसका डलवा रखा, और वो IIT 2023 का ही सवाल है, अभी जेईई मेन में आया हुआ। उसने कॉम्प्लेक्स दिया और लीगेंट मिस करके वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोगों को। चलो भाई सवाल पे आओ, ये थ्योरी के पॉइंट देखते रहना, इनमें कुछ भी नहीं है। अब गौर से सुनना, इस बीबीटी का सबसे बड़ा फेलियर बेटा क्या था? कोई मुझे बताएगा? सबसे बड़ा फेलियर था कि इसको पता ही नहीं था कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, कौन वीक फील्ड लिगेंड होता। इसे कभी भी आइडिया नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत गौर से सुनना मेरी बात को। इसको कोई आइडिया नहीं था कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। इसको आगे चल के पता चला CFT में। इसको किससे पता चला? CFT में। पर क्योंकि बीबीटी के सवाल करने के लिए मुझे कम से कम लिगेंड का ऑर्डर तो पता हो, उस ऑर्डर की जानकारी के लिए मैं CFT का ऑर्डर पहले ही लिख देता हूँ कि भाई ये है। आप बस इतना याद रखना कि मेरा इथाइलिन डाइयमीन, उसके बाद में मेरा NO2 माइनस CN माइनस CO, ये मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है। मेरा ऑर्डर बड़े कायदे से याद रखना, गौर से सुनना। ये सब मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट हैं। EDTA NH3 प्रीडीन मेरे मॉडरेट लिगेंट हैं, और बाकी बचे कुछ सब लिगेंट ऑक्सिलेट हो, H2O हो, C2H5 हो, OH हो, फ्लोरीन हो, NO3 माइनस Cl माइनस H2 माइनस Br माइनस I माइनस, ये सब मेरे किसकी कैटेगरी में आते हैं? वीक फील्ड लिगेंट की कैटेगरी में आते हैं। क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर है? लिगेंट का नेचर याद रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड और मेरा CN, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट। NO2 माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट, EN इथाइलिन डाइयमीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? बोलो, जल्दी से बोलो। और सर ये कलर भी तो नहीं बता पाया था ना शायद। हाँ, अभी मैंने बिल्कुल आगे सारी चीज़ें लिख रखी हैं बिल्कुल। इसके कुछ फेलियर मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहला फेलियर है, इसे लिगेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता थी कि कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक। दूसरा, बच्चे ने बोला बिल्कुल सही, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर वाले फिनोमेना को भी एक्सप्लेन करने में क्या रहा? फेल रहा। कलर फिनोमेना को भी एक्सप्लेन करने में क्या रहा? फेल रहा। अब इससे रिलेटेड अभी अभी जो मैंने आपको PhD करवाई वही क्वेश्चन देखो गौर से, NiCO के ऊपर 2 माइनस वाला, ये मैंने आपको बताया कि भाई गौर से देखना, आपको क्वेश्चन बना बना के देखने आने चाहिए। आपको उठा के दे देगा K2NiCl4, आपसे कहेगा इसका क्या बताओ, सब कुछ बताओ। अरे कौन सी दिक्कत वाली बात है? कॉम्प्लेक्स को तोड़ो, NiCl के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? 2 माइनस का आ जाएगा। इसकी पूरी स्टडी करो,
निकल की एटॉमिक नंबर लिखो, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ, चार्ज के साथ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लीगेंड को देखो स्ट्रॉन्ग है वीक है, फिर उसके हिसाब से उसके बारे में प्रिडिक्ट करो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हमने अभी अभी निकाला sp3 है, टेट्राहेड्रल शेप है, पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मूवमेंट 8 है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही पता चला कि ये भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो मैंने शेप बना के दिखा दिया, टेट्राहेड्रल वगैरह है। अब आप लोग बहुत गौर से सुनना मेरी बात को, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करे हैं, आपको कहीं पर भी दिख जाए AU के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में दिख जाइए कहीं पर भी, आप कभी कैलकुलेशन मत करना। AuCO4, प्लेटिनम CO4, पैलेडियम CO4, आप इनको देखते ही डायरेक्ट बता देना ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? ठीक है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या करना है, ये वाला पार्ट काम करना है। इसको क्या कर देना है, स्क्वायर प्लेनर है और कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। भाई डिटेल में ही करवा रहा हूँ, जो मेन होते हैं वहाँ पर तो मैं खुद ही अपने आप रुक जाता हूँ, तुम लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जो मेन हो उस पर रुक जाओ। मैं खुद ही अपने तरफ से जहाँ पर भी मुझे लगता है आर्टिकल इंपॉर्टेंट है दोस्त, मैं अपने आप उसको डिटेल में बोलने लग जाता हूँ। अब ये पूरा आर्टिकल को कितनी देर से मैं बोल रहा हूँ देख लो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर है, ये बताओ जल्दी से, क्या कि नहीं? अब इसमें कितने भी तुम सवाल करो, ये डिपेंड करता है तुम्हारी प्रैक्टिस पे कि भाई तुम, अब मैंने ले लिया NiCO4, अब इसमें कैसा लीगेंट आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट आ गया। अब ऐसा थोड़ी नहीं है, अब ऐसा थोड़ी नहीं है, अब मैंने किसी से कहा Ni, गौर से देखना, NiCO4, मैंने कहा इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। कुछ गधे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं होती, उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 100% DsP2 रही होगी और शेप मेरी स्क्वायर प्लेनर रही हो। अरे बोलो हाँ या ना, ऐसा कभी भी नहीं है। आप ऐसे देख के डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं भाई कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमेशा यही रहा होगा? यही तो मैं आपको बार बता रहा हूँ, आप हमेशा कॉन्सेप्ट से जाना, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड हमेशा फेल होते हैं, ये कॉन्सेप्ट ही पूरा फेल हो जाता है। अरे अगर मैं इसका निकल का बनाऊं तो कितना हो गया, 3D8 और 4s। अब आप लोग गौर से देखना, अब क्योंकि अब निकल पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो न्यूट्रल लिगेंट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट इसकी पेयरिंग कराएगा। वही तो कह रहा हूँ। अब मैंने 5 बनाए और एस में कितने हैं मेरे पास में, 4s में कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4p मेरा पूरा खाली है और बेटा मेरा 4d खाली है। अब आप लोग गौर से देखना, 4s हो गया, 4p हो गया, 3d हो गया। अब मैंने देखा मेरा लीगेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है तो पेयरिंग कराएगा, एक को उठा के यहाँ ले आएगा, एक को उठा के यहाँ ले आएगा। अरे बोलो, अब जैसे ही मैंने इसकी पेयरिंग कराई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है पेयरिंग कराएगा, मैंने देखा क्या इनर में कोई पेयरिंग करा के खाली हुआ, तुमने कहा सर इनर में कहाँ से पेयरिंग, इनर तो पूरा फुल्ली फिल्डेड हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट होने के बाद में मेरे पास में तो पूरा 3D10 हो गया, यहाँ पे 3D8 था। अब मेरे पास में जो खाली है 4s और मेरे पास में खाली 4p है, तो मेरे ना चाहते हुए भी मेरा लीगेंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और अगर यहाँ आएगा तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या बनेगी, sp3, शेप मेरी क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और मैग्नेटिक मूवमेंट मेरा क्या होगा, 0। अरे क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ऐसा थोड़ी नहीं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट को देखते, ये मेरे तरफ से आपके लिए कॉन्सेप्ट है कि करने का तरीका आपका ये होना चाहिए। अगर आप ये कॉन्सेप्ट पकड़ गए फिर आपके सारे सवाल हो गए, फिर आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यही सारी चीज़ें मैंने इसमें बहुत सारे टॉपिकों में बना बना के एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात, बहुत बढ़िया, देखो ये चीज़ मिस हो जाती, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और शेप मेरी स्क्वायर प्लेनर हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और शेप मेरी स्क्वायर प्लेनर हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, DsP2। कितने बार एग्जाम में पूछा जाता है डी में कौन सा वाला डी यूज होता है, इससे क्या पूछा जाता है कि इस डी में कौन सा वाला डी दोस्त क्या होगा, यूज होगा, है ना। अब हमारे पास डी के कितने ऑर्बिटल हैं, हमारे पास डी के 5 ऑर्बिटल हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, बोलो है कि नहीं। इसमें जो यूज होता है वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, एक सवाल फ्री का आता है यहाँ से कि केवल आपसे यही, हाँ इससे केवल यही पूछ लेता कौन सा वाला यूज हो रहा है। इसमें मैंने दुनिया भर की आपको चीज़ें करा रखी हैं, हटाओ इनको, अभी आपका कुछ भी सेंस नहीं बनता, ये जो पूरा समझाया है ये सब वही है, ठीक है। सारे सवालों को एक बार क्विकली देख लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके एक्सेप्शन।
उसके बाद में दोस्त आपके क्या आते हैं, उसके बाद में आते हैं आप लोगों के एक्सेप्शन। अब हम्म हाँ, ऊपर वाली स्लाइड पे लिखे हैं एक्सेप्शन। ओके ठीक। अब यहाँ से मैं आपके दिमाग में 2 से 3 चीज़ें ऐसी डालूंगा जहाँ पर एग्जाम में सवाल आया तो आपसे गड़बड़ कराएगा वो पूरा पूरा। आप लोग गौर से सुनना। अगर मेरा कोवोल्ट पर चार्ज +3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ कोवोल्ट, कोवोल्ट पे चार्ज +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर मिल जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोवोल्ट पर चार्ज +3 और लीगेंट मेरा मॉडरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लीगेंट मेरा मॉडरेट भी है ना तब भी पेयरिंग हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोवोल्ट पर चार्ज +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और लीगेंट मेरा मॉडरेट, पेयरिंग करा देगा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिख रखा है, CONH3 के ऊपर 3+ और COH2O6 के ऊपर 3+। दोस्त बहुत गौर से सुनना, यहाँ पर कोवोल्ट में कोई पेयरिंग नहीं कराता मैं, और यहाँ पर कोवोल्ट में मैं पेयरिंग करा के इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 लिख रहा हूँ, सेप ऑक्टाइडल लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 लिख रहा हूँ। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यहाँ पर मेरा बचा 3d6 4s0। इस 3d6 में मैं कोई पेयरिंग नहीं करा रहा क्योंकि कैसा है, वीक फील्ड लिगेंट है, कोवोल्ट के ऊपर चार्ज +2, पर यहाँ पर 3d6 में मॉडरेट लिगेंट है NH3 और चार्ज +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्या हो जाती है पेयरिंग। क्या ये मेरा स्टेटमेंट आप लोग याद रखोगे? एक्सेप्शन है, बोलो। अरे याद रख पाओगे ना? एक सेकंड रुकना, ठीक है। चलो, इसके बाद मैंने बहुत सारे एक्सेप्शन लिख दिए, पर तुम लोग लकी हो, AMU के एग्जाम में ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के में ये चीज़ मैंने बहुत सही देखी दोस्त, कि बहुत कम ही एक्सेप्शन उन्होंने यहाँ से पूछे हैं। वो जब भी इस चैप्टर को उठाते हैं तो कोर कॉन्सेप्ट को ही बच्चे को पकड़ते हैं। एक्सेप्शन में वो ब्लॉक केमिस्ट्री में ही इतना पूछ से होते हैं एग्जामिनर को, उनका दिल ही नहीं करता तुम लोगों से पूछने का। तो अगर तुम्हारा मन हो तो एक बार इस PDF को रीड मार लेना, और ना मन हो तो मेरे हिसाब से छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी खास नहीं है पिछले 23 साल के इतिहास में कि जो AMU में कभी भी आया हो। ठीक, अगली थ्योरी आती है आपकी CFT। अब आप लोग में से मुझे कोई बताएगा क्या होती है CFT? कोई भी, एनीवन? हम्म सब पे ऑक्टाइड और टेट्राहेड्रल को सॉल्व करते हैं CFT को। ये धीम फारूकी, क्या कर रहे हो दोस्त तुम? हम्म चलिए भाई, तुमने बहुत देर कर दिया, बाहर ब्लॉक कर दिया, टेंशन मत लो। अरे मुझे एक बार पता तो चल जाए कौन कौन है, मैंने उत्सव सीरीज से ही बाहर कर दूंगा पूरा। ठीक है। बहुत मार्केट में ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, टीचर कितना भी उनके लिए दम लगा ले, उनको लगता है टीचर ही हमारा पेपर लिख दे जाके, हमको कुछ ना करना पड़े। मैं इन बच्चों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे पास तो हम लोग थे, हमारे पास तो कोई भी नहीं था, हम तो फिर भी निकाल लिए, तो तुम क्यों नहीं निकाल सकते भाई? एक बात बताओ। तो हम अपने टाइम पे 2020 में पढ़ रहे थे, यूट्यूब पे वीडियो तक नहीं थी, कोई बनाने वाला तक नहीं था, बता भी नहीं आता कोई क्या PYQs आता है। सब लोग आंख बंद करके कोचिंग चला रहे थे। मैं आया सबसे पहले, मैंने आगे सबसे पहले PYQs को उठाया, मैंने पहले पेपर का पैटर्न तो समझो भाई कि पेपर निकालना कैसे है। और अपने टाइम पर आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझसे कभी किसी ने नहीं कहा कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ के सिलेक्शन निकलता है। मैंने खुद PYQs देखे और मैंने 4 पेपर एनालाइज करके बता दिया, मैंने इस पेपर को तोड़ने का तो तोड़ ही पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है। और अपने टाइम पे पूरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तैयार करके गया, 28 नंबर थे, 34 नंबर में 28 मार्क्स मेरे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में से। सोचो 30 नंबर जब मेरे पहले में ही सही हैं, तो बच्चे 100 में से क्या मैं 20 नंबर नहीं कर पाता अपने सिलेक्शन के लिए? और कितनी देर में सही थे? 20 से 22 मिनट के अंदर सही थे सारे के सारे। आपके मैथ्स में तो स्ट्रांग है ना सर? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी मैथ स्ट्रांग है,
पर मेरे सिलेक्शन का काम तो मेरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ने ही कर दिया था ना दोस्त। मैथ स्ट्रांग होने से क्या फ़ायदा? अगर तुम्हारी कितनी भी वीक मैथ है तो क्या तुम मैथ 10 नंबर का अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्या? मुझे बताओ, क्या 10 नंबर का मैथ नहीं कर पाओगे? क्या 10 नंबर की फिजिक्स नहीं कर पाओगे क्या पूरे पेपर में? बस। नहीं, मेरे तो बहुत ज़्यादा नंबर थे, मेरे क्या पूछ रहे हो, मेरे दोस्त 63 मार्क्स थे कटपिट के एम बी टेक में। क्योंकि एक्चुअल में क्या था ना कि मुझे तो मैथ भी ठीक ठाक आती थी, पर अगर मैं कट ऑफ ही जस्ट क्लियर करने के वाला होता तो मैं तो वेटिंग ले आता आराम से 45 नंबर पे, तो मेरी वेटिंग भी आ जाती। 45 नंबर आप में से कोई भी मुझे अपनी ओमार का फोटो खींच के भेज दे कि 45 नंबर मेरे कटपिट के आ रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ किसी न किसी ब्रांच में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। बच्चा झूठ बोलता है कि सर मेरे इतने आ रहे हैं, कि मेरे उतने आ रहे हैं। 30 नंबर से नीचे होते हैं, बताते हैं 40 आ रहे हैं, 42 आ रहे हैं। 40-42 तक तो एडमिशन होते हैं भाई, यहाँ पे वेटिंग क्लियर होती है। एक्सटर्नल से ही तो बता रहा हूँ, 45 के आसपास तक वेटिंग क्लियर होती है। आप इंटरनल था? हाँ, मैं तो इंटरनल था। सर जिन बच्चों को फर्स्ट में एग्जाम की वेटिंग आ जाती है सर। हम्म, बोलो। अगर हमारी लाइफ है तो हमें वेटिंग चलो आ जाओ, वरना तुम ऐसे ही करते रहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चलो आगे बढ़ो। ना ना ना, मैंने, अरे दोस्त मैंने 12th यहाँ से नहीं करी थी, मैंने 12th यूपी बोर्ड से करी थी। एएमयू से मैंने डिप्लोमा किया था। मेरा तो तुमसे भी ज़्यादा लेवल डाउन था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग जहाँ से हुई थी ना दोस्त, तो जब मैं स्टार्टिंग में आया था, कोई भी ब्रांच लेने पर अपग्रेड करा सकते हैं, हाँ अपग्रेड करा सकते हो, कोई दिक्कत। मेरा मामला तुम लोगों से बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मेरा तो और भी ज़्यादा अप डाउन था। क्योंकि मेरा तो ऐसे मामला ख़राब था कि मैं तो यूपी बोर्ड से पढ़ के आया था, मैंने तो कभी सीबीएसई देखा भी नहीं था। 2020 के टाइम की बात है दोस्त ये, ठीक है ना। और 2020 में तो मैं 12th किया, 2017 में मैं डिप्लोमा में आया। सोचो 16-17 में, कितने साल पहले की बात है, 7 साल पहले की बात है। तब तो रिसोर्सेज भी नहीं थे दोस्त ऐसे पढ़ने के। क्या कोई रिसोर्सेज थे क्या? मुझे तो ढंग से सिलेबस भी नहीं आता था भाई। मैकेनिकल कैफ बाई चॉइस ली थी मैंने, मैकेनिकल बाई चॉइस ली थी, ठीक है दोस्त। बता तो दिया कल बेटा, रोज रोज वही बीएससी की कट ऑफ 25 नंबर बोला नहीं था क्या मैं कल क्लास में? आप लोगों पता है, आप लोगों के अंदर किसमें? सर मैकेनिकल का कट ऑफ कितना जाता सर? मैकेनिकल का कट ऑफ तो अगर आप लोग 55 नंबर के आसपास है, 50-55 नंबर के आसपास ला रहे हो, मैकेनिकल आपको मिल जाएगा, कोर मिल जाएगा आपको। करा दीजिए लास्ट में कोई डिस्कशन करने के लिए। हम्म, बीएससी में बीसीए के लिए कितना जाता है कट ऑफ? बीसीए के लिए कम से कम तुम्हारे 45 प्लस नंबर होने चाहिए, 50 के आसपास, ठीक है। चलिए भाई, सर करा दीजिए लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला पार्ट है आपका सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। मैं आपको गौर से बताता हूँ, आपको तो मुझे पता भी नहीं, इसका नक्शा भी पता है या नहीं। स्टार्टिंग में लोग कहते थे कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट, सॉरी मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले ये सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करते हैं। इस इंटरमिक्सिंग को ही हम लोगों ने एक नाम दिया, क्या? हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू दोस्त ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 4 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा, ऐसा बोला क्या? 4 इक्वल एनर्जी के में। आगे चल के पता चला कि ये जो 4 ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी कहते हैं, ये भी बाद में स्प्लिट हो जाते हैं। ये भी क्या होते हैं दोस्त? टूट जाते हैं। अभी अभी मैं इनको बॉन्डिंग में जब भर रहा था, तो आप लोग गौर से देखो मैं किस तरीके से भर रहा था, सबको साथ में लेके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहा था। ऐसी तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहा था कि भाई अब इनमें लीगेंट आएगा। आगे चल के पता चला ये ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के नहीं रहते, लीगेंट आने की वजह से ये ऑर्बिटल टूट जाते हैं। कुछ ऑर्बिटल नीचे रह जाते हैं, जैसे ये 4 हैं तो पता चला 2 नीचे रह गए, 3 ऊपर पहुंच गए। बोलो, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल टूटते हैं। डी के 5 ऑर्बिटल जो होते हैं वो इस तरीके से टूटते हैं कि कुछ नीचे रह जाते हैं और कुछ ऊपर रह जाते हैं। क्या मेरी बात समझो? ऊपर जाते हैं
उनको हमने नाम दिया T2G ऑर्बिटल, और जो नीचे रह जाते हैं उनको कहते हैं हम लोग EG ऑर्बिटल। सही लिखा है या उल्टा लिखा है? जस्ट फॉर योर चेक, चेक करने के लिए लिखा है मैंने आपको ये केवल। T2G और EG सही लिखा है या T2 और EG मैंने गलत लिखा है? बोलो भाई। अच्छा, मैंने माइक की एक्सेस कहाँ दी है आपको? डाउन डाउन डाउन, अच्छा समझ गया मैं। हाँ गलत लिखा है, अपोजिट लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल गलत है। जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं उनको एक ऐसे ही नाम दे दिया T2G, और जो ऊपर वाले थे उनको क्या नाम दे दिया EG। और दूसरी बात, ऊपर तीन नहीं होते, तीन कहाँ होते हैं? नीचे। हाँ ऊपर तो होते हैं, सही है। जस्ट ऐसे ही चेक करने के लिए कि क्या आपको आता है, नहीं आता है, बस यही वाली बात थी। इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब बहुत गौर से सुनना, ये स्प्लिटिंग होती कैसे है मैं आपको बस ये बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। अब ये स्प्लिटिंग होती कुछ इस तरीके से है कि मेरी एक बात अगर आप लोगों ने अपने दिमाग में रट ली तो ये पूरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी एक तरफ और आपके सारे सवाल एक तरफ। एक बात मेरी दिमाग में डाल लो, जिस डायरेक्शन से लीगेंट आता है खत्म, उस डायरेक्शन की एनर्जी हाई होती है। जिस डायरेक्शन से लीगेंट आता है उसकी एनर्जी दोस्त क्या होती है? हाई। खत्म भाई, उसकी एनर्जी हाई होती है, बस खत्म। यही है मेन, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसकी होती है हाई। अब आपको क्रिस्टल फील्ड क्या करनी है? स्प्लिटिंग करनी है। अब मैं आपको एक बार में पूरा स्प्लिटिंग ऑर्डर दिखा देता हूँ बस। ये दुनिया भर की रामायण लिखाई है, किसी का कोई भी सेंस नहीं है, आपको केवल स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए कि स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। सबसे पहली स्प्लिटिंग, गौर से देखना, सबसे पहली स्प्लिटिंग जब मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जब मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो स्प्लिटिंग कैसे होती है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मैं उसकी ज्योमेट्री को अगर सही से एनालाइज करूं तो आप लोग गौर से देखना, 4 बॉन्ड तो मेरे एक प्लेन में, आप लोग गौर से देखो, 4 बॉन्ड तो मेरे एक प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। अरे बोलो भाई, यही तो होगा, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, अरे यही तो होगा। अगर मैं एक्स वाई एक्सेस अगर इसके अंदर बनाऊं, गौर से देखना, अगर मैं इसके अंदर एक्स वाई एक्सेस बनाऊं तो आप लोग गौर से देखो, मेन एक्सेस पर ही सारे के सारे आ रहे हैं। ये रही एक्स एक्सेस, ये रही वाई एक्सेस और ये रही जेड एक्सेस। अगर सारे के सारे मेन एक्सिस पर ही आ रहे हैं तो आप लोग गौर से देखो, मेन एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा नहीं हो जाएगी। और मेन एक्सिस पर डी के कौन कौन सा ऑर्बिटल है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसका मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर तो ऊपर होगा, बाकी 3 ऑर्बिटल नीचे होंगे। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? जिस डायरेक्शन से लिगेंट आता है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जल्दी से बोलो, क्या ये टॉपिक समझ में आया? सर ये कोऑर्डिनेट कहाँ से घुस गए आप? डायरेक्शन क्यों घुस गए सर यहाँ? डायरेक्शन क्यों घुस गया? ऐसे थोड़ी ना तुम बोल सकते कि डायरेक्शन कहाँ से आ गया। ये थ्योरी है, रिसर्चरों ने रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद उन्होंने तुमको बताया, और फिर उन्होंने जो मुझको बताया 499 में मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ कि भाई मुझको क्या पता है आप लोगों के लिए। बहुत गौर से सुनना, उन्होंने इतना रिसर्च करके बताया, वो पूरा का पूरा नॉलेज 499 में मैं आप लोगों के लिए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कि डायरेक्शन कहाँ से घुस गया। अगर ये वाली थ्योरी ही ना होती तो हम तो गधों की तरह इन 5 ऑर्बिटल को इक्वल एनर्जी मान के आराम से यहाँ पे बैठ के इलेक्ट्रॉन भर रहे थे। बोलो, भर रहे थे या नहीं भर रहे थे? बताओ। हमें तो कभी पता ही नहीं था कि अगर मैं भरने पे आता तो पता चला कि ये टूटे हुए थे, कि कुछ नीचे थे और कुछ कहाँ थे, ऊपर थे। इसको बताने वाला साइंटिस्ट कौन? CFT थ्योरी जिसने बनाई। और CFT थ्योरी तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बाद में दोस्त डेवलप करी गई है। तब हमको पता चला कि ये कभी इक्वल एनर्जी के नहीं होते, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब इनकी थ्योरी को एनालाइज किया गया तो पता चला जिस डायरेक्शन से लिगेंट आता है उस डायरेक्शन के डी ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। ये कोड है दोस्त, इसको याद करने का। बाकी थ्योरी तो 50 पन्ने से ऊपर की थ्योरी है, तो बताओ तुमको कितना पढ़ाया जाएगा। अब ये जो अपर ऑर्बिटल और लोअर ऑर्बिटल के बीच के एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, गौर से सुनना, उस एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बोलो बोलो भाई। हाँ हेलो। ठीक है, चलो।
ऐसे ही स्प्लिटिंग जब मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लिखी, तो ऐसे ही स्प्लिटिंग आपको किस में लिखनी है, ये है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर होता है, उसके बाद में डी एक्स वाई होता है, नीचे ये 3 ऑर्बिटल होते हैं, बहुत गौर से सुनना। उसके बाद में होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कब, जब मेरी शेप टेट्राहेड्रल हो, तो उसमें ये 3 ऊपर होते हैं और मेन एक्सेस वाले क्या होते हैं, नीचे होते हैं। ये स्प्लिटिंग के ऑर्डर को याद रखना, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इस पूरी थ्योरी को पढ़ने के बाद हमसे केवल सवाल में यही पूछता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बता दो, बस खत्म, और कुछ नहीं पूछता। क्या मेरी बात क्लियर है? ऊपर वाला ऑक्टाहेड्रल और नीचे वाला टेट्राहेड्रल ना? ऊपर वाला ये, हाँ ये ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि भाई वो कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, 6 के लिए, और 6 के लिए शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ये कोऑर्डिनेशन नंबर नीचे मार्क तो कर रहा हूँ 4, 4 में कौन सा केस ले रहा हूँ, sp3 वाला, 4 में कौन सा केस ले रहा हूँ, स्क्वायर प्लेनर वाला। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? बोलो, ठीक है। चलिए भाई, एक ऑर्डर ऐसा जिससे सवाल डायरेक्ट पूछ लेता है भाई कभी कभी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ट्राइगोनल की सबसे ज्यादा, टेट्रागोनल मतलब समझते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले को, ये बहुत कम पूछा जाता है। सबसे ज्यादा होती है स्क्वायर प्लेनर की, फिर होती है ऑक्टाहेड्रल की, और फिर होती है टेट्राहेड्रल की। कितने लोगों को ये मेरी बात क्लियर हुई? स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर की, उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल की, और सबसे कम बेटा किसकी, टेट्राहेड्रल की। ये एनर्जी याद रखना। उसके बाद आपको कोई भी सवाल देके आपसे पूछ सकता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बताओ, तो कितनी होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी ऑर्बिटल। ईजी ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, माइनस 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। जैसे सपोज दैट आपसे कोई ये कह देता, कोई भी आपसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हैं, बहुत लुल्लू लेवल के सवाल हैं दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे कोई कह देता K4FeCN6, एक एग्जाम्पल ऐसे उठा ले रहा हूँ मैं, मुझसे कहा किसी ने इसकी CFSC वैल्यू बताना, मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है इसकी CFSC वैल्यू बताना। आयरन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6 4s2, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस पर चार्ज कितना है, गौर से देखो, चार्ज है +2, इसका मतलब ये दोनों चले गए। अगला बचा 3d6 4s0। अब मेरे पास में 3d6 बचा, तो मैंने कहा, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, मुझे पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में 3 नीचे होते हैं और 2 ऊपर होते हैं। मैंने देखा कि लीगेंट मेरा कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है, गौर से देखना लीगेंट कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है। अब मैं इन 6 इलेक्ट्रॉनों को डी में भरने चला, पहले भरा मैंने 1, फिर भरा 2, फिर मैंने भरा 3। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग कराएगा, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो पेयरिंग नहीं होगी, इसका मतलब मुझे नीचे ही भरने पड़ेंगे। अरे बोलो भाई, उसका मतलब मुझे नीचे ही भरने पड़ेंगे, 4 5 6। अब अगर 7 होते तो मैं ऊपर जाता, क्योंकि तो 6 थे तो सारे भर गए। अब मुझसे कोई पूछता है इसकी CFSC वैल्यू बताओ, तो मुझे पता है CFSC वैल्यू का फॉर्मूला क्या है दोस्त, 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल माइनस का 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 ऑर्बिटल। अरे बोलो भाई, यही तो फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल 0.6। अब आप लोग गौर से देखना, 0.6 EG ऑर्बिटल में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0, माइनस का 0.4, इसमें कितने और कितने हैं, 6, तो 6 चौक 24 माइनस का 2.4 डेल्टा 0। बोलो भाई, 0 क्या है वो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। क्या मुझे इस तरीके के सवाल निकालने में कोई भी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट तो पहले से ही क्रिस्टल क्लियर है इस चीज़ में। बस मुझे EG और T2G के ही तो लिखना है, बस यहाँ पे खत्म। CFSC की वैल्यू, अरे बोलो, बस यही था CFSC। और इसमें सवाल मैंने लिख दिए हैं, बाकी आपका कुछ भी होता है तो उसे भी मेन को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये आपका CFT हुआ, सब कुछ हो गया, BBT हो गया। अब आपका टॉपिक आता है अगला, आइसोमेरिज्म। बोलो भाई, बोलो, अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, आइसोमेरिज्म। अब इस आइसोमेरिज्म में एक पार्ट है ज्योमेट्रिकल और एक पार्ट है आपका ऑप्टिकल। बहुत गौर से सुनना, एक पार्ट है आपका ज्योमेट्रिकल और एक पार्ट क्या है दोस्त आपका ऑप्टिकल, ठीक है। हल्का सा लिटिल बिट कन्फ्यूजन रहती है इनमें, मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करूंगा, पर अगर सवाल थोड़ा सा ज़्यादा तगड़ा लगे आपको एग्जाम में, आपके लेवल पे तो आएगा नहीं,
क्योंकि नंबर ऑफ आइसोमर पूछ ले, नंबर ऑफ ये पूछ ले, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, उसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, इतना टाइम हम लोगों के पास में है नहीं। तो कम से कम इसके बेसिक वाले पार्ट को तो हम सही से पढ़ लें कि इसके दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक मेरा स्ट्रक्चरल, दूसरा मेरा स्टूडियो में ज्योमेट्रिकल और मेरा ऑप्टिकल। अब कम से कम स्ट्रक्चरल वाला पार्ट तो अच्छे से पढ़ लो। सबसे पहला स्ट्रक्चरल में कौन कौन से आइसोमर आते हैं पता चला, लुल्लु सवाल आया, वो भी हम लोग छोड़े आए। आयोनाइजेशन, लिंकेज, लीगेंट, हाइड्रेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन और पॉलीन्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। अब एक एक करके गौर से देखना कितने आसान आसान से आइसोमेरिज्म है। सबसे पहला पार्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, पहला। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर मास सेम, सब कुछ सेम, पर मैं वाटर के अंदर डालूंगा तो आयन चेंज हो जाएंगे, बस खत्म। आप लोग गौर से देखना, यहाँ पे Cl2 बाहर है, SO4 अंदर है, यहाँ पर SO4 बाहर है, Cl2 अंदर। अगर मैं इसको वाटर में डालूंगा तो 2Cl माइनस में और इस प्लस में टूटेगा, ये SO4 2 माइनस में इस प्लस में टूटेगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से, मॉलिक्यूलर मास सेम, केवल बदले तो क्या, काउंटर आयन चेंज हुए, केवल बेटा क्या चेंज हुए, काउंटर आयन। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बोलो। क्लियर सर। ये नॉइज कौन क्रिएट कर रहा है यार। ठीक, इसके बाद आयोनाइजेशन के बाद सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर वाला कहाँ गया हमारा, इसी में आ गया क्या कहीं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बाद में सेकंड वाला कहाँ गया, सेकंड वाला ही तो नहीं पहुंचा दिया हमने ऊपर, एक इसमें PDF का पेज ऊपर ऊपर हो गया है, मुझे भी लग रहा है एक पेज ऊपर हुआ है हमारा, ये वाला है ना, ये रहा देखो वो पेज। तो आयोनाइजेशन के मैंने एग्जांपल लिख दिए। अगला है मेरा लिंकेज आइसोमेरिज्म, बहुत गौर से सुनना। अगला है मेरा लिंकेज। लिंकेज किससे बनता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड से बनता है, खत्म। अभी अभी मैंने आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड बताया था। एम्बीडेंटेड लिगेंड चेंज करते जाओ, लिंकेज बनता जाएगा आपका, आप समझ रहे हो ना। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिफाइन इन लिंकेज, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला से, मॉलिक्यूलर मास से केवल लिगेंड के डोनेशन की टेंडेंसी बदल गई, किसी बार कार्बन से कर रहा है, किसी बार नाइट्रोजन से कर रहा है। तो इस तरीके के जो दो डिफरेंट आइसोमर मिलेंगे उनको हम लोग नाम दे देते हैं लिंकेज आइसोमर। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। स्ट्रक्चर वाला पार्ट बहुत आसान है दोस्त, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको तो मैं भी 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा कि क्या चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। देखो लिंकेज का एग्जांपल, यहाँ पे CN लिख दिया, यहाँ पर NC लिख दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला से, मॉलिक्यूलर मास से क्या हो गया, लिंकेज। लिंकेज को फॉर्म कौन करता है, लिंकेज को फॉर्म करते हैं सारे एम्बीडेंटेड लिगेंड। अगला आइसोमेरिज्म है लीगेंट आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होता है, लिगेंट की ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाए भाई। किसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर फार्मूला से, केवल लिगेंट की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। कैसे, यहाँ पर NH2 सेम कार्बन, मतलब एडजेसेंट कार्बन पर लगे हुए हैं, यहाँ पर NH2 के बीच में एक CH2 आ गया। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला से, मॉलिक्यूलर मास से, केवल लिगेंट की स्ट्रक्चर ही तो डिफरेंट है। लिगेंट की स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म फॉर्म होते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लिगेंट आइसोमेरिज्म। और ऐसा करने वाले आपके सिलेबस में केवल दो ही हैं, PN और TN। तो एक तरफ PN लिख देगा, एक तरफ TN लिख देगा, बस खत्म बात। क्या मेरी बात क्लियर है, एक तरफ PN और एक तरफ TN। इसको क्या कहेगा, प्रोपाइलिन डाइअमीन, और इसको TN के नाम को रखेगा ट्राई मिथाइल, ऐसी करके कुछ इसका नाम है, इसको रख देगा। तो एक्चुअल में क्या होगा कि इतना बड़ा बड़ा लिगेंड तो एग्जाम में लिखेगा नहीं, शॉर्ट में लिखेगा PN और शॉर्ट में बेटा क्या लिखेगा, TN। क्या मेरी बात क्लियर है, अरे बोलो। है, अरे इसमें TN और PN रख के एग्जाम्पल में आपसे पूछेगा ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, है कि नहीं। एक में रख देगा BN ब्यूटाइलिन डाइअमीन, एक में रख देगा IBN आइसो ब्यूटाइलिन डाइअमीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एक में रख देगा BN, एक में रख देगा IBN। इसका मतलब इन दोनों को अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला से, मॉलिक्यूलर मास से, तो कैसे आइसोमेरिज्म है, लिगेंट आइसोमेरिज्म है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, चौथा। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई, बोलो। बोलो एग्जाम